सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है इब्राहिम और आप देख रहे हैं SI एक्सप्लेन्स। तो आज की इस वीडियो में मैं सोलो लेवलिंग के पूरे सीजन 2 को कवर करूंगा। और शुरू में वॉइस ओवर और एडिटिंग दोनों ही खराब होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों चीज़ें ही ठीक होती जाएंगी। और अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स कंटिन्यू। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि संग जिनू डंजन में से बाहर आ चुका है और सडनली सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाई बहुत ही मजे से अपनी नींद एंजॉय कर रहा है। लेकिन तभी जिनू के मोबाइल पर जिना की कॉल आती है, जो कि उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थी और जिनू से कह रही थी कि तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें आज 5 बजे मेरे स्कूल आना है, मेरी टीचर से मीटिंग है तुम्हारी। तो जिनू बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। और नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है स्कूल पर, जहाँ हम देखते हैं कि जिन्हा जिनू को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड है, क्योंकि भाई बंदा बहुत ही ज्यादा क्लासिक लग रहा था। अब जिन्हा का ये रिएक्शन देखने के बाद जिनू जिन्हा से कहता है कि मैं अपनी बहन की टीचर से मिलने जा रहा हूँ, तुम क्या चाहती हो कि मैं ट्रैक सूट और स्लीपर्स पहन के जाऊँ। और फिर हम देखते हैं कि जिन्हू जिन्हा की टीचर के ऑफिस में है। इन दोनों के दरमियान जिन्हा से रिलेटेड थोड़ी सी बातें होती हैं, लेकिन टीचर अपने असली पॉइंट पर आती है और जिन्हू से पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम हंटर के तौर पर काम करते हो, अगर कोई दिन ऐसा आए कि जिन्हा के अंदर हंटर्स की एबिलिटीज आ जाए तो क्या तुम उसे एज अ हंटर काम करने दोगे। जिसके जवाब में जिन्हू स्ट्रेट नो बोलता है और टीचर कहती है कि एज एक्सपेक्टेड, लेकिन मैं तुमसे ये सब चीजें इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं एक स्टूडेंट की हेल्प करना चाहती हूँ। वो स्टूडेंट रिसेंटली एक हंटर बन चुकी है और अब इवन वो अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू नहीं करना चाहती। मैं हंटर्स के बारे में इतना सब कुछ नहीं जानती, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। और उसके बाद जिन्हू टीचर से स्टूडेंट का रैंक पूछता है और उसे मालूम होता है कि वो स्टूडेंट भी एक ई रैंक है। इसके बाद टीचर जिन्हू को बताती है कि वो स्टूडेंट जिन्हा की दोस्त है, जिसका नाम हानसोंग ई है, तो क्या तुम उससे बात करके उसे कन्विंस कर सकती हो कि एटलीस्ट वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ले। अब जिन्हू इस टाइम पर स्टूडेंट का नाम सुनकर शॉक था, क्योंकि सोंग ही उन लोगों में से थी जो जिन्हू को डंजन में जाने के लिए हेल्प करते थे। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सोंगी जिन्हू से मिल चुकी है और सोंगी जिन्हू से कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरी टीचर ने तुम्हें क्या कहकर भेजा है, लेकिन मैं स्कूल वापस नहीं आना चाहती और मैं हंटर का काम भी नहीं छोड़ सकती। जिस बात पर जिन्हू उसे समझाते हुए कहता है कि तुम एक ई रैंक हो, तुम्हारे नॉर्मल अटैक्स मॉन्स्टर्स पर काम नहीं करेंगे, उन्हें थोड़ा सा भी डैमेज देने के लिए एक मैजिकल वेपन की जरूरत पड़ेगी जो कि बहुत ही जल्द टूट जाएगा और मजबूरन तुम्हें एक नया वेपन खरीदना पड़ेगा। ये एक अच्छा सौदा नहीं है। अब इस बात को सुनने के बाद सोंगी कहती है कि लेक्चर देना बंद करो, तो जिन्हू उससे कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हंटिंग क्विट करने के लिए कन्विंस नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें एक अच्छे हंटर में बदलने के लिए आया हूँ। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक S रैंक के हंटर को देखते हैं जो कि अभी अभी कोरिया में पहुंचा है। इस हंटर का नाम है हुआंग दोंगसू। अब ये वही हंटर है जिसके भाई को जिन्हू ने डंजन में मारा था और अब हुआंग दोंगसू अपने भाई का बदला लेने के लिए कोरिया आया है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जिन्हू को सोंगी के साथ देखते हैं, जो कि डंजन गेट के पास खड़े थे और वहां पर उन दोनों के साथ सैंगमिन और उसका असिस्टेंट भी था, जिसको आप जानते होंगे अगर आपने सोलो लेवलिंग का सीजन 1 देख रखा है। अब सैंगमिन या संगमिन, यार एक्चुअली मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब है इन जापानीज या कोरियन नेम्स के मामले में। खैर, सैंगमिन जिन्हू को बता रहा था कि जहाँ पर हम खड़े हैं ना, यहाँ की 80% पॉपुलेशन ने यहाँ पर रहना ही छोड़ दिया है, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा डंजन गेट्स को अट्रैक्ट करती है। इन दोनों के दरमियान कन्वर्सेशन चल ही रही थी कि वहाँ पर एक बंदा आता है और उन दोनों से कहता है कि इट्स ऑलरेडी 9 o'clock, हम यहाँ पर पिकनिक के लिए नहीं आए हैं। अब इस बंदे का ये रिएक्शन देखने के बाद जिन्हू सैंगमिन से पूछता है कि अब ये कौन है, तो सैंगमिन जवाब में बताता है कि ये एक ए रैंक हंटर है जिसका नाम किम चुल है और तुम देख ही सकते हो ही इज अ टैंक। खैर, सैंगमिन अपनी बात को कंटिन्यू करता है और बताता है कि इस अटैक फोर्स में 12 लोग शामिल हैं, जिसमें एक ए रैंक, 7 बी रैंक्स और 4 सी रैंक्स शामिल हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि एक सी रैंक डंजन में जाने के लिए इतने अपर रैंक्स, तो मैं तुम्हें बताता चलूं कि ये सब इस फील्ड में नए हैं और इन्हें थोड़े एक्सपीरियंस की जरूरत है। अब इस बात पर जिन्हों सोच रहा था कि चलो अच्छा ही हुआ, सोंगी को भी पता चलेगा कि इसमें और बाकी हंटर्स में कितना फर्क है और एक ई रैंक होना कैसी फीलिंग देता है। और इसके बाद पूरी अटैक फोर्स इंक्लूडिंग दीज 2 डंजन में जाने लगते हैं। लेकिन गेट में कुछ चेंजेस आने लगते हैं, जिस पे जिन्हों सोचता है कि नो वे, कुछ तो गलत है। जो सेंसेशन मुझे अब इस गेट से आ रही है, पहली वाली सेंसेशन से
बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब जिनू गेट से बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन वो गेट के अंदर ही खींचा जा रहा था और जिनू चिल्लाकर बोलने लगता है कि मेन अटैक फोर्स को बुलाओ। अब ये सब देख के सैंगमिन फुली शॉक्ड था क्योंकि उसे पता था कि ये काम मेन अटैक फोर्स से ऊपर का है और वो डायरेक्टली कॉल लगाता है दी मास्टर को। अब ये एक रेड गेट था जिसको देखने के लिए वो मास्टर खुद आने लगता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम हांग डोंग सू को देखते हैं जिसे अराइव करने के लिए एक स्पेशल ड्राइवर गया था। अब इसके बाद वो ड्राइवर दोंगसू से पूछता है कि तुम एक्चुअली जाना कहाँ चाहते हो, जिसके जवाब में दोंगसू बोलता है कि ऑब्वियसली एक डंजन में जहाँ मैं जिनू को ढूंढ सकता हूँ। अब इस पर रिएक्ट करते हुए वो ड्राइवर दोंगसू से पूछता है कि कोरिया में तो काउंटलेस डंजन्स हैं, तुम उसे कहाँ कहाँ ढूंढोगे, जिसके जवाब में दोंगसू बोलता है कि 21वीं सेंचुरी में ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और अपने फोन पर देख के बताता है कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि ई रैंक संग जिनू अभी अभी किसी डंजन में एंटर हुआ है। इसके बाद सडनली सीन शिफ्ट होता है अटैक टीम पर जो कि एक रेड गेट में थे। उस अटैक टीम के सारे मेंबर्स ये सोच रहे थे कि ये हम कहाँ आ गए, कोई डंजन जैसा तो फील नहीं हो रहा और इसका गेट भी गायब हो चुका है। और तभी सोंगी जिनू से पूछती है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है क्या, लेकिन एट दैट मोमेंट सोंगी पर कोई अटैक कर देता है लेकिन जिनू उसको बचा लेता है। और तभी सारे हंटर्स चिल्लाने लगते हैं कि ऊपर पेड़ पर देखो, ये वही है आई सेल। लेकिन तभी आई सेल्स बोलते हैं कि वो जो उन्हें नहीं मिले, जिन्होंने उनका सामना नहीं किया, वो उनके लिए नाम इस्तेमाल करते हैं आई सेल्स। लेकिन वो लोग जो उनसे मिल चुके हैं, जिन्होंने उनको हंटर्स को बेरहमी से मारता हुआ देखा है, वो उनके लिए एक अलग नाम इस्तेमाल करते हैं जो कि है याक। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है मास्टर पर जो कि रेड गेट को देखने के लिए जाने वाला था और वो रेड गेट को देख भी चुका था और वो सैंगमिन से पूछता है कि ये तो एक सी रैंक गेट था ना, तो ये एक रेड गेट किस तरह हो सकता है। सैंगमिन इस बात पर जवाब देता है कि हाँ आप सही हैं, ये एक सी रैंक गेट ही था, लेकिन जिस कंपनी ने हमें इस गेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी वो अब ये मानने से इनकार कर रही है कि ये एक रेड गेट हो सकता है। जिसके जवाब में वो मास्टर बोलता है कि एक रेड गेट सिर्फ अपर लेवल डंजन्स में अपेयर होता है और ये चीज़ जो मेरे सामने है ये एक बी रैंक हो सकती है, लेकिन अगर किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया तो ये एक ए रैंक भी हो सकता है। और फिर वो मास्टर सैंगमिन से पूछता है कि आखिर इस डंजन में हमारे कितने मेंबर्स हैं, जिसके जवाब में सैंगमिन कहता है कि टोटल 12 मेंबर्स हैं, जिनमें एक ए रैंक और 7 बी रैंक्स भी शामिल हैं। अब इसके जवाब में वो मास्टर बोलता है कि अगर ये डंजन ए रैंक है तो हमें इन सब को मरा हुआ समझ लेना चाहिए, लेकिन अगर इनकी किस्मत साथ देगी और ये डंजन बी रैंक का हुआ तो इनमें से 2 या 3 ए रैंक और बी रैंक्स जिंदा बचकर वापस आ जाएंगे। अब इस बात पर फुली शॉक्ड सैंगमिन मास्टर को बताता है कि इस डंजन में 2 लोग ऐसे भी हैं जो कि हमारे गिल्ड का हिस्सा नहीं है। जिस पर वो मास्टर उससे पूछता है कि वो कौन है, उनका रैंक क्या है, वो एस रैंक है, ए या फिर बी। तो इस बात पर सैंगमिन फुली डिसअपॉइंटेड वे में जवाब देता है कि वो ई रैंक्स हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है जिनू पर जो कि इस बात का अंदाज़ा लगा चुका था कि उसके एनिमीज जो भी हैं लेकिन वो वीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक ही ब्लो में 2 हंटर्स का खात्मा कर दिया था। लेकिन तभी ए रैंक हंटर किमचुल बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम में से कितने लोग समझ चुके हैं, लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि हम इस वक्त एक रेड गेट में मौजूद हैं और हम तब तक इसमें से बाहर नहीं जा सकते जब तक या हम सब मर नहीं जाते या ये डंजन ऑटोमेटिकली अपने आप से ओपन नहीं हो जाता। अब इस बात पर सारे हंटर्स हैरान हो जाते हैं और सोंगी जिनू से पूछती है कि ये रेड गेट क्या होता है, जिसके जवाब में जिनू बोलता है कि ये एक स्पेशल गेट है जो कि हमें एक अलग वर्ल्ड से जोड़ता है। अगर हमने एक बार इसमें कदम रख दिया तो कोई भी बाहर से अंदर मदद के लिए नहीं आ सकता। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से बाहर हम तब तक नहीं जा सकते जब तक इस डंजन का बॉस नहीं मर जाता या डंजन ऑटोमेटिकली खुल नहीं जाता। आसान लफ्जों में कहूँ तो हम फंस चुके हैं। और यहीं पर सोलो लेवलिंग के सीज़न 2 की एपिसोड 1 का एंड होता है। तो एपिसोड 2 का स्टार्ट होता है और हम किमचुल को देखते हैं जो कि सारी अटैक टीम को कह रहा था कि अब जब हम सबको बताया कि हम एक रेड गेट में फंस चुके हैं तो तुम सबकी सर्वाइवल की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, लेकिन मैं इस बात की कोई भी गारंटी नहीं लूंगा कि तुम सब जिंदा वापस लौट पाओगे। हमें डंजन खुलने का वेट अनगिनत महीनों तक करना पड़ सकता है, इसलिए सर्वाइवल की कोई गारंटी नहीं है। एक रेड गेट कम से कम बी रैंक होता है और ऐसी खतरनाक सिचुएशंस में ज्यादा लोगों को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। इसलिए मैं डंजन को क्लियर करने के लिए तुम सबको 2 अलग अलग टीम्स में डिवाइड कर रहा हूँ। अगर हम ये हारे तो या तो हम ठंड से मार दिए जाएंगे या फिर हम पे आइसल्स की तरह कोई और हमला कर देगा। और अगर तुम में से कोई भी मेरे साथ डंजन क्लियर करने के लिए नहीं जाना चाहता तो मैं अकेला जाऊंगा। तो बोलो
कौन आएगा मेरे साथ। खैर, बहुत से हंटर्स किमचुल के साथ जाने के लिए राजी हो जाते हैं और इस बात पर जिनो सोच रहा था कि इनका उसके साथ जाना बनता भी है, क्योंकि ज़्यादा सेफ तो एक ए रैंक हंटर के साथ ही रहेंगे ना। लेकिन तभी किमचुल सी रैंक और ई रैंक हंटर्स को पॉइंट आउट करके कहता है कि तुम सब मेरे साथ नहीं आ सकते। ये एक बदकिस्मती समझ लो, लेकिन मैं सी रैंक या उससे लो रैंक हंटर्स को अपने साथ नहीं ले जा सकता। किमचुल अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि यहाँ पर बिताए हुए 24 घंटे बाहर का सिर्फ 1 घंटा बनता है और ऐसी खराब सिचुएशंस में मैं अपने साथ डेड वेट नहीं ले जा सकता। अब बेसिकली किमचुल लो रैंक हंटर्स को डेड वेट कह रहा था, क्योंकि वो ये समझ रहा था कि एक रेड गेट में लो रैंक हंटर्स सर्वाइव नहीं कर सकते और ये मारे ही जाएंगे, तो इनको अपने साथ ले जाना बेवकूफ़ी होगी। खैर, लो रैंक हंटर्स किमचुल की इस बात पर बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड वे में कहते हैं, क्या हम तुम्हें डेड वेट लगते हैं? अब किमचुल इस बात का जवाब देते हुए उन्हें कहता है कि अगर तुमने हमारे बॉस को मारने तक वेट कर लिया, मतलब सरवाइव कर लिया, तो तुम भी जिंदा वापस जा पाओगे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब किमचुल ऐसी बातें कर ही रहा था कि एक बी रैंक की हंटर किमचुल से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, तुम मेरी जगह किसी लो रैंक हंटर को ले जाओ। और किमचुल ऐसे ही करता है और जिनो के पास जाते ही वो बी रैंक की हंटर जिनो से कहती है तुम ई रैंक हंटर तो नहीं हो सकते। और उसी वक्त सीन शिफ्ट होता है और हम सैंगमिन को देखते हैं, जो कि योनू को बता रहा था कि मैंने जिनू का ट्रस्ट जीतने के लिए ये राज छुपा कर रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि जिनू उन लोगों में से है जो कि रीअवेकन्ड है। अब योनू इस बात का जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें इस बात पर पूरा यकीन है या फिर ये सिर्फ एक तुक्का है। तो सैंगमिन थोड़ा हिचकिचाता है और योनू उसकी बात वहीं पर काट देता है और कहता है कि बस अब सिर्फ किमचुल एक ऐसा बंदा बाकी बचता है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर हुआंग डोंगसू आता है, जो कि उन सबको देखकर कह रहा था कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर यहाँ पर क्या कर रहा है। अब आउट ऑफ नोवेयर डोंगसू को देखने के बाद वहाँ पर मौजूद सब लोग हैरान थे। तभी योनू डोंगसू से पूछता है कि एक ऐसा हंटर जिसे अभी यूनाइटेड स्टेट्स में होना चाहिए था, वो कोरिया में क्या कर रहा है। तो डोंगसू इस बात के जवाब में कहता है कि मैं यहाँ पर ई रैंक हंटर संग जिनू की तलाश में आया हूँ। अब डोंगसू की ये बात सुनने पर योनू भी हैरान था कि डोंगसू भी उस ई रैंक बच्चे को जानता है, आखिर उसमें इतना खास क्या है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जिनू को देखते हैं, जो कि सभी लो रैंक हंटर्स और उस बी रैंक लड़की के साथ जंगल में जा रहा था। लेकिन तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम किमचुल को देखते हैं, जिसने अभी अभी कुछ पेड़ों पर आइस बेयर्स के मार्क्स देखे थे और वो ये सोच रहा था कि अब उन लो रैंक हंटर्स का बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है डोंगसू पर, जो कि योनू से ये कह रहा था कि देखो ना, मैं इतनी दूर से जिनू को मारने के लिए आया और अब वो रेड गेट में फंस चुका है और अभी तक तो मर भी चुका होगा। लेकिन दूसरी तरफ योनू ये सोच रहा था कि आखिर इन सबको उस बच्चे के बारे में पता कैसे है, वो तो बस एक ई रैंक हंटर है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम किमचुल को देखते हैं, जहां हम ये देख सकते हैं कि आइस बेयर्स ने इन सब हाई रैंक हंटर्स पर अटैक किया हुआ था, लेकिन किमचुल अकेला ही उन सब आइस बेयर्स को मार गिराता है और वो गरूर से सोच रहा था कि ये सब आज जिंदा हैं तो मेरी वजह से, अगर मैं ना होता तो ये सब हंटर्स कब तक आइस बेयर्स का खाना बन चुके होते। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है जिनू पर, जो कि बाकी लो रैंक हंटर्स को ठंड से बचने के लिए कुछ कपड़े दे रहा था, समन कर रहा था। लेकिन बाकी हंटर्स जिनू की ये हरकत देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे, शॉक्ड थे, क्योंकि उनको पता था कि स्पिरिचुअल मैजिक तो सिर्फ 1 या 2 चीज समन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और वो मन ही मन में ये सोच रहे थे कि आखिर ये बंदा चीज क्या है। लेकिन तभी वहाँ पर तुम एक जायंट आइस बेयर कह सकते हो, वो अटैक कर देता है। अब उस आइस बेयर को देखकर इवन वो बी रैंक हंटर भी हैरान थी, घबरा गई थी। लेकिन हमारा संग जिनू ठहरा ओपी, ओवरपावर्ड, उसने उस जायंट को एक ही पंच में मार दिया। अब तुम्हें न्यूटन का लॉ तो पता होगा कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और जिनू के इस एक्शन का रिएक्शन कुछ ये था। लाइक लिटरली ये सब बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थे, और हों भी क्यों ना भाई, अभी अभी एक ई रैंक ने एक जायंट को एक पंच में सुला दिया। अब इस बात पर वो बी रैंक हंटर भी पूछने पे मजबूर थी कि आखिर तुम हो कौन। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम योनू को देखते हैं, जो कि डोंगसू से पूछ रहा था कि आखिर तुम्हारा ऐसा कौन सा काम है जिनू के साथ, जो कि तुम इस गेट की एंट्रेंस तक आ गए। इसके जवाब में डोंगसू बोलता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद इन दोनों में कुछ बातें होती हैं और डोंगसू ये कहकर वहां से चला जाता है कि जिनू एक ई रैंक है और वो एक रेड गेट में है, मुझे नहीं लगता कि वो वापस आ पाए।
लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है सब लो रैंक हंटर्स पर, जहां हम देखते हैं कि ये सब उसी बेर का मीट खा रहे थे जिसे थोड़ी देर पहले जिनू ने मारा था। और जिनू और सोंगी में जिन्हा से रिलेटेड कुछ बातें हो रही थी कि वो इतनी इंटेलिजेंट कैसे है और ब्ला ब्ला ब्ला। खैर, खाना खाने के बाद जिनू एक्सरसाइज के लिए जाता है और उसके बाद थोड़ी हंटिंग करता है, लेकिन वहां पर उस पे बहुत से आइस बेयर्स अटैक कर देते हैं, जिस पर जिनू, इग्रिस और दूसरे शैडो सोल्जर्स को बाहर निकाल कर बोलता है गो। और तभी सारे शैडो सोल्जर्स आइस बेयर्स को ब्रूटली मारने लगते हैं। इस सीन को देखकर जिनू थोड़ा हैरान था और सोच रहा था कि शैडो सोल्जर्स मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पावरफुल हैं। इनकी अनबिलीवेबल रीजनरेशन तकरीबन इमोर्टैलिटी के बराबर है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मना भी कंज्यूम करते हैं। अब तुम्हें यहाँ पर एक सिंपल रूल समझने की जरूरत है, जो कि ऑफ कोर्स तुम्हें मैं समझाऊंगा। तो जिनों के ये जितने भी शैडो सोल्जर्स हैं ना, ये एक किस्म के इमोर्टल हैं, क्योंकि तुम इनके साथ कुछ भी कर दो, इनको तोड़ दो, फोड़ दो, कुछ भी कर दो, इनका गेंद बना दो, ये वापस से जिनू का माना यूज करके रीजनरेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं जो कि इनको जड़ से ही खत्म कर सकती हैं, वैनिश कर सकती हैं, मार सकती हैं। अब उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे। खैर, स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तभी वहां पर आइस बेयर्स का रियल लीडर आ जाता है। अब वो जायंट शैडो सोल्जर्स को एक इंस्टेंट में खत्म कर रहा था, और ये देखने के बाद जिनू बोलता है एग्रिस। और फिर क्या, एग्रिस अपनी तलवार निकालता है और विद इन सेकेंड्स उस आइस बेयर का खात्मा कर देता है, उसका सर जड़ से काट देता है। अब इग्रिस की इस पावर को देखकर जिनू शॉक था और सोच रहा था कि शुक्र है इग्रिस ने मेरे अगेंस्ट अपनी स्वर्ड यूज नहीं की थी, क्योंकि अगर इग्रिस मेरे अगेंस्ट स्वर्ड यूज कर लेता तो मैं कभी भी नहीं जीत पाता। इसके बाद जिनू अपने आप से कहने लगता है कि मेरे करंट लेवल पे मैं और इग्रिस सेम है, क्या वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद जिनू इग्रिस को शाबाशी देता है और फिर अराइज बोलता है और उस आइस बेयर को अपनी शैडो आर्मी में ऐड करता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम योनू को देखते हैं, जहाँ पर वो सब डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ 3 घंटे गुजर चुके हैं, मतलब वहाँ डंजन मतलब रेड गेट के अंदर 3 दिन गुजर चुके होंगे, और सब लोग रैक सब तो वहाँ पर मौजूद ठंड की वजह से मर चुके होंगे। और अगर वेदर ने उनका कुछ भी ना किया हुआ हो तो उनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं थे कि वो 3 दिन तक सर्वाइव कर पाएं। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है किमचुल पर, जहां हम देख सकते हैं कि किमचुल बाकी हाई रैंक हंटर्स के साथ हार चुका था। डंजन के मॉन्स्टर्स ने उन सब की हालत पतली कर रखी थी, लेकिन किमचुल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये सब उसकी गलती है। वो इस सब का कसूरवार खाने की कमी को ठहरा रहा था। अब पता नहीं क्यों, बस ठहरा रहा था। अब ये सब उन मॉन्स्टर से मार खा ही रहे थे कि वहाँ पर आइस एल्व्स भी आ जाते हैं, जो कि अब उन सब हंटर्स की मारने वाले थे। और इसी के साथ सोलो लेवलिंग के सीजन 2 की एपिसोड 2 का एंड होता है। तो एपिसोड 3 का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं किमचुल को, जो कि भाग के फॉरेस्ट में आ चुका था और वो अपनी हार के लिए खुद को कसूरवार मान ही नहीं रहा था। वो कभी कह रहा था कि अगर ठंड ना होती तो मैं उनको हरा देता, कभी कह रहा था कि अगर मेरे पास खाने की कमी ना होती तो मैं उनको हरा देता। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किमचुल लो रैंक हंटर तक पहुंच चुका है, और वो उन सबको देख के बहुत ज्यादा हैरान था कि ये अभी तक जिंदा कैसे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी वाली बात ये थी कि उनके पास सप्लाईज थी, उनके पास गर्म कपड़े थे, खाना था और भी बहुत कुछ। और इसको देखकर किमचुल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि इनके पास ये सप्लाईज पहले से ही थी, लेकिन इन्होंने हमसे छुपा के रखी क्योंकि इन्हें खुद सरवाइव करना था। किमचुल उन सब से कहता है कि मेरी पूरी अटैक फोर्स खाने और इक्विपमेंट्स की कमी की वजह से मर गई, लेकिन तुम लोगों के पास ये सब सप्लाईज कहाँ से आई। अब इस बात पर वो सभी लोग चुप थे, लेकिन तभी किमचुल बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम सभी ट्रेटर्स हो, तो मुझे उस एक बंदे का नाम दे दो जिसने ये सब किया है, तो मैं बाकी लोगों को जाने दूंगा। लेकिन तभी किमचुल खुद से दिल में सोचता है कि ये बी रैंक की लड़की पाक ही जिन्हीं ट्रेटर हो सकती है, क्योंकि ये हाई रैंक्स को छोड़कर लो रैंक्स के पास गई थी। लेकिन तभी जिनू वहाँ पर आ जाता है और उसे एक ही चाटे में सुला देता है और कहता है कि आखिर कौन था वो जो अपने सोल्जर्स को वहाँ मरता हुआ छोड़ के यहाँ आ गया। लेकिन तभी वहाँ पर आइस एल्व्स आ जाते हैं। अब आइस एल्व्स इन सबको अपनी जुबान में गालियां वालियां देने लगते हैं, लेकिन जिनवू इनकी लैंग्वेज भी समझता था। अब इस बात को जानने के बाद आइस एल्व्स का बॉस जिनवू से कहता है कि यहाँ पर एक बंदा है जो तुमसे लड़ना चाहता है, और अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि जिनवू ने उस बंदे का सर काट दिया है। अब इस बैड एज मूवमेंट के बाद जिनवू पूछता है
कि कोई और है क्या। तो वो आइसेल्व्स का बॉस जिन्हू से कहता है कि तुम आदमी तो मजे के हो। अब इसके अगले ही मोमेंट जिन्हू उस बॉस पर भी अटैक करता है, लेकिन वो जिन्हू के इस अटैक को आराम से डॉज कर लेता है और जिन्हू से कहता है कि हमारे ब्रेन पे एक ऐसी आवाज है जो हमें कंटिन्यूअसली कह रही है कि इंसानों को मार दो, लेकिन तुम्हारे केस में ऐसा नहीं है। अब मैं तुमसे बेमतलब लड़ना नहीं चाहता, तो तुम इंसानों को मेरे हवाले कर दो जो कि तुम्हारे पीछे खड़े हैं, और इसके बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। क्या कहते हो। तो इस बात पर जिन्हू उस आइसेल्व से पूछता है कि तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम आखिर हमें क्यों मारना चाहते हो। अब वो आइसेल्व जिन्हू की इस बात का जवाब देने लगता है और कहता है कि हम हैं, लेकिन तभी वो बंदा ग्लिच करता है और फिर से वही सब बातें कहने लगता है जो उसने थोड़ी देर पहले जिन्हू से कही थी। अब इस बात पर जिन्हू सोचने लगता है कि क्या ये मेरे सवाल इग्नोर कर रहा है, लेकिन तभी आइसेल्व जिन्हू से पूछता है कि क्या तुम मेरी ऑफर एक्सेप्ट करते हो, जिसके जवाब में जिन्हू बोलता है नहीं। अब इस बात पर आइसेल्व बोलता है कि तुम मेरे और मेरे सोल्जर के साथ लड़ने के बारे में सोच रहे हो, क्या तुमने हमारे नंबर्स नहीं देखे हैं। जिस बात पर जिन्हू अपनी शैडो आर्मी को बाहर निकालता है। अब इन दोनों की आर्मीज आपस में लड़ना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जिन्हू ये सोच रहा था कि मैं देख के बता सकता हूँ कि ये बंदा पावरफुल तो है, और मैंने और इग्रिस ने अगर टीम अप भी कर लिया तो भी हम इसे नहीं हरा पाएंगे। मुझे एक स्ट्रॉन्गर शैडो चाहिए। अब वो आइसेल्व जिन्हू से उसका नाम पूछता है और उसको अपना नाम बताता है बारूका, और तभी वो दोनों लड़ना शुरू हो जाते हैं। अब जिन्हू के अटैक्स बारूका पर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन बारूका जिन्हू को कुत्ते की तरह मार रहा था। लेकिन तभी हम किमचुल को देखते हैं जो कि वापस होश में आ चुका था, और होश में आते ही वो जिन्हू पर अटैक करने लगता है, लेकिन जिन्हू ने ये सब प्लान करके रखा था और वो कहता है इग्रिस, और अगले ही सेकंड इग्रिस अपने स्वॉर्ड किमचुल के अंदर घुसा देता है और जिन्हू किमचुल से कहता है कि मैंने ये सब स्टार्टिंग से प्रेडिक्ट करके रखा था। अब असल में जिन्हू किमचुल के शैडो को एक्सट्रैक्ट करना चाहता था और वो करता भी ऐसे ही है। किमचुल के मरने के बाद जिन्हू बोलता है अराइज, और उस एक्सट्रैक्ट किए हुए शैडो का नाम रखता है आयरन। अब इस सब पर बारूका बोलता है कि ये स्लो शैडो मेरी बराबरी का नहीं है, जिस बात पर जिन्हू जवाब देता है और कहता है कि हम तीनों के बारे में क्या ख्याल है। अब इस सारे सीन के साइड पर हम देखते हैं हीजिन और सोंगी को। अब सोंगी हीजिन से पूछ रही थी कि क्या सारे हंटर्स इस तरह काम करते हैं। इस बात पर हीजिन जवाब देते हुए कहती है कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपना हंटर्स का लाइसेंस इशू ना करवाती। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिन्हू ने बारूका को घेर रखा है। अब बारूका जिन्हू से कहता है कि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो ये सब शैडोज भी खत्म हो जाएंगे, और उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जिन्हू उसी वक्त अपना डैगर साइड पे फेंक देता है, और यहाँ हमें जिन्हू की एक नई स्किल देखने को मिलती है जिसका नाम था डोमिनेटर्स टच। काइंड ऑफ टाइलेकिनेसिस जैसी पावर थी। इसको यूज करके बारूका पर अटैक करता है, लेकिन तभी आयरन बारूका को पकड़ लेता है और एक बड़ा सा ब्लास्ट करता है। अब इस ब्लास्ट के बाद हमें देखने को मिलता है कि बारूका अभी भी जिंदा है, और अब बारूका अपने फुल रेज मोड में था, लेकिन जिन्हू अपनी किसी और पावर का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करता है। लेकिन बारूका जिन्हू का हाथ पकड़ लेता है और जिन्हू से कहता है कि आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है। लेकिन तभी आयरन पीछे से आके बारूका पर एक जबरदस्त अटैक करता है और बारूका वहीं पर खत्म हो जाता है। जिन्हू फिर से बोलता है कि मैंने कहा था ना, दिस इज दी एंड। और तभी जिन्हू सबसे कहता है कि चलो वापस चले। लेकिन तभी हम आयरन को देखते हैं जो कि बारूका पर एक और खतरनाक हमला करता है, जिस पर जिन्हू कहता है कि हे आराम से। और जिन्हू सोचने लगता है कि ये शैडो तो बन चुका है, लेकिन अभी भी इसमें गुस्सा इंसान वाला ही है, मुझे तो फ्यूचर की टेंशन हो रही है। और तभी हम एक गेट ओपन होता हुआ देखते हैं, और यहीं पर सोलो लेवलिंग के सीजन 3 की एपिसोड 3 का एंड होता है। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं सेंगमिन को। अब यहाँ पे 3 बज चुके थे, मतलब कि डंजन के अंदर 1 हफ्ते से ज्यादा गुजर चुका था। अब सेंगमिन योनू से कहता है कि रात काफी हो चुकी है, आप अपने घर चले जाएं, हम यहाँ पर देख लेते हैं। जिसके जवाब में योनू बोलता है कि मेरे गिल्ड के मेंबर्स अंदर फंसे हैं, इस हालत में मैं घर नहीं जा सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रेड गेट ओपन हो रहा है और लोग बाहर आ रहे हैं। अब ये सीन देख कर योनू बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि किमचुल जीत गया है। लेकिन सर्वाइवर्स में सिर्फ हंटर पाकी जिन, म्योंगवान, योंग की जोंग, सोंगी और संग जिनवू थे, और इन सब के गेट से बाहर आने के बाद गेट क्लोज हो जाता है। लेकिन योनू ये सब देख के बहुत हैरान हो रहा था और सोच रहा था कि क्या किमचुल हार गया।
हो ही नहीं सकता कि सिर्फ ये सभी सर्वाइवर्स हैं, जिसके जवाब में पाकी जिन बोलती है कि हाँ, सिर्फ हम सभी सर्वाइवर्स हैं। अब इस बात पर योनू शौक था कि क्या सिर्फ लो रैंक हंटर्स ही सरवाइव कर पाए हैं, आखिर डंजन में हुआ क्या था। अब उसी मोमेंट जिनवू सोगी के साथ वापस जाने लगता है, लेकिन तभी योनू जिनवू को रोक के कहता है कि रुको, थोड़ी देर के लिए बात करते हैं। जिसके जवाब में जिनवू रूडली कहता है कि मैं अभी थका हुआ हूँ, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो अपने गिल्ड मेंबर से जाके पूछ। जिसके जवाब में योनू कहता है कि ये एक रिक्वेस्ट नहीं थी, मैं हूँ बाइक योनू, व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर, और हमने अपने गिल्ड के 9 मेंबर्स खोए हैं, और एज अ मास्टर क्या मैं तुमसे कोई सवाल भी नहीं कर सकता। अब इस बात के जवाब में जिनू गुस्से से बोलता है, तो क्या मैंने बाकी 3 लोगों को बचाया भी तो है, अगर तुम दी मास्टर हो तो तुम्हें मुझे एक थैंक यू कहना चाहिए। जिसके जवाब में योनू बोलता है कि तुम सही हो, आई अपोलोजाइज। इसके बाद सोंगी और जिनू वहां से जाने लगते हैं। अब इस सारे सीन को देख के सेंगमिन योनू से कहता है कि जिनू की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, वो बुरा आदमी नहीं है, वो बस थका हुआ है। जिसके जवाब में योनू बोलता है कि नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है, तुमने अब तक इस बंदे को रिक्रूट क्यों नहीं किया, मैं तुम्हें अपनी कंप्लीट सपोर्ट दे रहा हूँ, इस आदमी को हर कीमत पे हमारे गिल्ड में लाओ। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिनवू को, जो कि एक बात पे रिग्रेट कर रहा था। किस बात पे, मैं बताता हूँ। अब बारूगा को मारने के बाद जिनवू ने उसका शैडो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने तीनों चांसेस ज़ाया कर दिए थे, और अब जिनवू इस बात पर रिग्रेट कर रहा था कि वो बारूका का शैडो इसलिए एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया क्योंकि जिनवू की स्ट्रेंथ बारूका से कम थी। लेकिन जिनवू उसका डैगर लेने में कामयाब हो गया था, तो उसे इतना भी रिग्रेट नहीं था। खैर, इसके बाद जिनवू सोंगी को उसके घर ड्रॉप करता है और खुद भी अपने घर जाने लगता है, क्योंकि सुबह से उसे यू जिनवू के साथ रेड पर जाना था। अब अगला दिन आता है और हम देखते हैं यूजिनवू को, जो कि जिनवू को पिक करने के लिए आया था। अब वो दोनों रेड के लिए जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में जिनवू यूजिनवू को कहता है कि मुझे किसी को पिक करना है। जिसके जवाब में यूजिनवू पूछता है किसे, और जिनवू बताता है कि मुझे सोंगी को पिक करना है, और वो दोनों इसके बाद सोंगी को उसके घर से पिक करते हैं और रेड के लिए जाने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम इनको डंजन के अंदर देखते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ जिनवू के शैडोज ही सारा काम कर रहे थे, और इस बात से हैरान होकर यू जिनवू से पूछता है कि ये क्या चीज़ें हैं। जिसके जवाब में जिनवू बोलता है कि ये मेरी एक स्किल है, ये एक लंबी कहानी है, मैं कभी तुम्हें बाद में सुनाऊंगा। और फिर हमें मालूम होता है कि अगले ही दिन जिनवू और यू जिनवू का 19 रेड्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के एक ए रैंक डंजन पर, जिसके अंदर हम एक ए रैंक हंटर जेम्स को देखते हैं, जो एक ह्यूमन को एक मॉन्स्टर समझ रहा था और उससे बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उस अकेले बंदे ने इस पूरी रेड टीम को नॉकआउट कर रखा था। लेकिन तभी जेम्स रियलाइज करता है कि जितनी अमाउंट ऑफ मना इस अकेले बंदे से निकल रही है, वो अमाउंट ऑफ मना एक ए रैंक डंजन के बराबर है। और इस चीज से एक बात कंफर्म होती है कि वो बंदा जो भी है लेकिन पावरफुल है। अब इस चीज से जेम्स और भी ज्यादा डर गया था, लेकिन वो बंदा जेम्स से कहता है कि डरो नहीं, मैं एक इंसान हूँ, मैं कोरियन हूँ और मुझे अपने घर जाना है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम संग जिनवू और यू जिनवू को देखते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट या बार वगैरह में बैठे थे और रेड्स खत्म होने की खुशी में पार्टी कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ के टीवी पर न्यूज चैनल में हम योनू को देखते हैं, जो कि रेड गेट के इंसिडेंट के बारे में रिपोर्टर्स को जवाब दे रहा था। जहाँ रिपोर्टर्स योनू से पूछ रहे थे कि क्या ये बात सच है कि सब हाई रैंक हंटर्स मारे गए और सिर्फ लो रैंक हंटर्स ही सर्वाइव कर पाए, और ये र्यूमर भी है कि डंजन में कोई था जिसने हंटर्स की हेल्प की थी। अब इन सवालों के जवाब में योनू बोलता है कि एसोसिएशन के साथ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है। ये सच है कि वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन कोई भी बाहर का आदमी इन सब में इन्वॉल्व नहीं था। अब योनू की इन सब बातों को सुनकर जिनू बोलता है कि हाँ, इसलिए तुमने किसी भी सर्वाइवर को इंटरव्यू नहीं देने दिया। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है योनू पर, जो कि अपने ऑफिस में बैठा था। लेकिन तभी उसे कॉल आती है मिन ब्योंगू की, जो कि योनू का दोस्त था, और ब्योंगू योनू को बताता है कि मेरे पास एक बड़ी खबर है। जिस पर योनू पूछता है क्या, तो ब्योंगू जवाब देता है कि जापान ने एक हफ्ते पहले सीक्रेटली कोरियन हंटर एसोसिएशन को बुलाया है। मैं खुद यहाँ हूँ और ये केस बहुत ही ज्यादा सीरियस है। अब इस बात पर योनू कहता है कि जापान ने कोरियन एसोसिएशन को बुलाया, वो क्या कह रहे हैं। जिसके जवाब में ब्योंगू बोलता है कि उन्होंने उन सब हंटर्स की कंसोलेशन बुलाई है जिन्होंने जेजू आइलैंड रेड एक्सपीरियंस कर रखी है।
अब योनू ये बात सुन के शौक था और ब्योंगू को ये सारी चीज डिटेल में बताने के लिए कहता है। अब ब्योंगू जवाब देता है कि 4 साल पहले जेजू आइलैंड पर एस रैंक का गेट खुला था। वहाँ पर 3 ऑपरेशंस में फेल होने के बाद गवर्नमेंट ने भी उम्मीद छोड़ दी है। यहाँ तक कि 4 सालों बाद भी ये सारा आइलैंड आंट से भरा हुआ है। मुझे लगता है कि वहाँ पर एक म्यूटेशन हुआ है। जिस पर जोनू जवाब देता है कि ये मैटर नहीं करता, वो सब उस आइलैंड पर स्ट्रक है। जिसके जवाब में ब्योंगू कहता है कि वेल वो उस आइलैंड से बाहर आ सकती हैं और एक आंट जापान के कोस्ट में मिली भी है। ये सब बहुत ही ज्यादा तेजी से इवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिनवू और जिनहा को। जिनवू जिनहा से कह रहा था कि मैं एक हफ्ते के लिए ट्रिप पर जा रहा हूँ। अब जिनहा इस पर थोड़ा सा स्ट्रेंज रिएक्ट करती है और कहती है कि तुम वैसे इतना बाहर जाते नहीं हो, लेकिन अब तुम अचानक से एक ट्रिप पर जा रहे हो। तो जिनवू आगे से जवाब देता है और कहता है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जिनवू को देखते हैं जो कि एक क्वेस्ट के बाहर खड़ा था और सोच रहा था कि जब मैंने की होल्डर को हराया था तो वो मुझसे 20 लेवल्स ऊपर था और अब जबकि मेरे लेवल्स 3 गुना ज्यादा हो चुके हैं तो मेरे लिए ये काम आसान होना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि जिनवू एक की बाहर निकालता है और क्वेस्ट के अंदर एंटर करता है। अब अंदर ना तो कोई मॉन्स्टर था और ना ही कोई और चीज, लेकिन तभी जिनवू के सामने एक पैनल अपीयर होता है जिसपे उस क्वेस्ट के रूल्स और रिवॉर्ड्स लिखे थे, जो कि मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो जिनवू एक डीमन केसल के अंदर था और इसे यहाँ पे डीमंस को मार के उनकी सोल्स कलेक्ट करनी है और इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए उसे कम से कम 10,000 डीमन सोल्स कलेक्ट करनी पड़ेंगी। अब अगर रिवॉर्ड्स की बात करें तो उनमें इसके स्टैट्स में 20 पॉइंट्स प्लस होने थे और एक आइटम जिनवू को मिलेगा उसकी चॉइस का कोई भी आइटम, और लास्ट रिवॉर्ड एक हिडन रिवॉर्ड था। अब ये सब पढ़ने के बाद जिनवू सोचता है कि रिवॉर्ड्स तो अच्छे हैं और मुझे मेरी पसंद की एक आइटम भी मिलेगी, लेकिन अगर रिवॉर्ड्स अच्छे हैं तो ये क्वेस्ट हार्ड तो होगा। और तभी जिनवू के सामने मॉन्स्टर्स अपीयर होते हैं और जिनवू सोच रहा था कि अगर 10,000 सोल्स कलेक्ट करनी है इसका मतलब है कि इस केसल में 10,000 डीमंस होंगे। लेकिन तभी जिनवू के सामने एक पैनल ओपन होता है जिसमें लिखा था कि हर एक डीमन पर एक सोल मिलेगी, लेकिन अपर फ्लोर्स पर कुछ ऐसे डीमंस हैं जिनको मारने से मल्टीपल सोल्स मिल सकती हैं। और इसके बाद जिनवू आगे बढ़ता है और 3 डीमंस को खत्म करता है और 3 सोल्स कलेक्ट करता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यूजिन हू को देखते हैं जो कि अपने पापा के साथ था और उनको कह रहा था कि मुझे यूजिन गिल्ड का मास्टर बनना है। उसके बाद यूजिन हू मास्टर के लाइसेंस और रिकॉर्ड की रिपोर्ट अपने पापा को दिखाता है और कहता है कि किसी अनजान आदमी को अपने गिल्ड का मास्टर बनाना रिस्की हो सकता है। लेकिन उसके पापा उसकी बात काटते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है, और उसी वक्त वहाँ लियू हुआन एंटर करता है। उसी वक्त यूजिन के पापा यूजिन को बताते हैं कि ये व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर है और रेड गेट इंसिडेंट का सर्वाइवर भी है। उसके बाद यूजिन के पापा लियू हुआन से रेड गेट इंसिडेंट के बारे में पूछते हैं, जिसका जवाब देते हुए लियू हुआन कहता है कि हमारे साथ एक हाई स्कूल की बच्ची भी थी जिसका नाम सोंगी था और हमारे साथ संग जिनवू भी था। इनफैक्ट हम सब सिर्फ संग जिनवू की वजह से सर्वाइव कर पाए हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद लियू हुआन वहाँ से चला जाता है। अब इस सब के बाद यूजिन के पापा यूजिन से कहते हैं कि तुम्हें तो पता है कि मैं एक स्किल हंटर को ढूंढ रहा हूँ, और जब मुझे पता चला कि किसी ने रेड गेट में हंटर्स की हेल्प की है तो मैंने उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की और मुझे नहीं लगा था कि ये बंदा तुम्हारी रेड टीम का मेंबर होगा। इसके बाद यूजिन के पापा यूजिन से कहते हैं कि मुझे लगता है कि जिनवू ने तुम्हारा ये लाइसेंस बनवाने में काफी मदद की है। अब इस बात पर यूजिन हाँ में जवाब देता है और वो सोच रहा था कि अब मेरे पापा मुझे मास्टर नहीं बनने देंगे। लेकिन यूजिन के पापा उसे एक ऑप्शन देते हैं और यूजिन से कहते हैं कि अगर तुम जिनवू को हमारा गिल्ड ज्वाइन करने के लिए राजी कर लेते हो तो मैं तुम्हें मास्टर बना दूंगा। अब इस बात का जवाब देते हुए यूजिन कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन तभी हमें जिनवू दिखाया जाता है जिसने 10,000 में से 300 सोल्स कलेक्ट कर ली थी, और यहीं पर सोलो लेवलिंग के सीजन 2 की एपिसोड 4 का एंड होता है। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं जिनवू को जिसने फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर दिया था। जिनवू अब अपने लेवल के बारे में सोच रहा था कि जैसे जैसे वो लेवल अप कर रहा है वैसे वैसे उसका नेक्स्ट लेवल तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल हो रहा है, जो कि नॉर्मली हर गेम में होता है। इसके बाद जिनवू सोचता है कि जब मैं बाइक यूनू से मिला था तो मैं समझ गया था कि मेरा करंट रैंक सिर्फ एक एस रैंक हंटर के बराबर है और मुझे ग्रो करने के लिए अपनी पेस नहीं छोड़नी चाहिए। तभी जिनवू के सामने एक परमिट अपीयर होता है जिस पर लिखा था कि जिनवू को अब सेकंड फ्लोर के लिए मूव करना चाहिए, और तभी उसके सामने एक
फ्लोर स्विच करने के लिए एक गेट टाइप खुलता है जिसका नाम था मैजिक सर्कल। अब ये मैजिक सर्कल थोड़ा दूर था तो जिन्वू अपने किसी एक मॉन्स्टर टाइप शैडो से बाहर आने के लिए कहता है और तभी वहाँ पर आइस बेयर्स का लीड रिपेयर होता है जिसको जिन्वू ने रेड गेट वाले इंसिडेंट में एक्सट्रैक्ट किया था। जिन्वू इस पर बैठ कर जाने ही वाला था कि वहाँ कुछ मॉन्स्टर्स रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन वो आइस बेयर उनको एक इंस्टेंट में खत्म कर देता है। अब जिन्वू ये देख के थोड़ा सा एक्साइटेड होता है और आइस बेयर को कहता है कि आज से तुम्हारा नाम है टैंक। और इसके बाद जिन्वू टैंक को मैजिक सर्कल की तरफ बढ़ने के लिए कहता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है वॉशिंगटन ब्यूरो ऑफ हंटर्स में, जहां हम ब्यूरो ऑफ हंटर्स के डिप्यूटी डायरेक्टर को देखते हैं जो कि अपने एम्प्लॉय से पूछ रहा था कि इस आदमी के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन मिली है। और तभी हम देखते हैं कि इन्होंने उस ए रैंक डंजन में जो आदमी मिला था ना, उसको अपनी कस्टडी में बिठा रखा है। खैर, डायरेक्टर को जवाब देते हुए उसका एम्प्लॉय कहता है कि ये बंदा दावा कर रहा है कि ये साउथ कोरिया का एक हंटर है और ये 10 साल पहले एक डंजन में फंस गया था और जब इसने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को यूएस में पाया। अब एम्प्लॉय अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि हमें ये लग रहा है कि ये एक मॉन्स्टर है, बस इसके पास मेमोरीज इंसान वाली हैं। इसके बाद वो एम्प्लॉय बताता है कि हमने इसकी इंटेरोगेशन के लिए स्कैवेंजर गिल्ड के एक एस रैंक हंटर वांग डोंग सू को बुलाया है। इसके बाद वो डिप्यूटी डायरेक्टर इस बंदे का नाम पूछता है और हमें पता चलता है कि ये है संग इल ह्वान, फादर ऑफ संग जिन वू। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है जिन्वू पर और हम देखते हैं कि जिन्वू मॉन्स्टर्स को मारते मारते 50th फ्लोर पर पहुंच चुका है और अभी तक उसने 10,000 में से 2,561 सोल्स कलेक्ट कर लिए हैं। अब 50th फ्लोर पर लोअर लेवल फ्लोर्स का रूलर बैठा था जिसका नाम था वल्किन और उसके पास उसके गार्ड्स भी थे। अब इनको देखकर जिन्वू भी अपने शैडोज को बाहर निकालता है और दोनों आर्मीज आपस में लड़ने लगती हैं। अब जिन्वू यहाँ सोच रहा था कि मेरे शैडोज काफी पावरफुल हो चुके हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन तभी वो वल्कन को देखकर कहता है कि ये बंदा तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा, मुझे बस जाना है और इसको मारना है, ये तो बहुत आसान है। लेकिन अगले ही सेकंड वल्कन अपनी जगह पर था ही नहीं। वो बंदा इतनी स्पीड से आयरन पर अटैक करता है कि जिन्वू भी शॉक्ड था और वल्कन का दूसरा अटैक था इग्रिस पर। लेकिन तभी जिन्वू भी वल्कन पर एक अटैक करता है और वल्कन दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी वल्कन अपने रेज मोड में आता है और उसके स्टैट्स 50% बढ़ जाते हैं और अगले ही सेकंड वल्कन जिन्वू पर भी अटैक करता है और जिन्वू इस अटैक के बारे में सोच रहा था कि मैं इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता, ये एक डायरेक्ट हिट है और जिन्वू आयरन को बुलाता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। अब वल्कन इतने ज्यादा रेज मोड में था कि उसके अटैक का इम्पैक्ट कुछ ये था। लेकिन तभी जिन्वू वल्कन पर एक काउंटर अटैक करता है, लेकिन वल्कन इस अटैक के लिए पहले से रेडी था और वो जिन्वू पर एक और अटैक करता है। अब जिन्वू के इस अटैक से बचने के चांसेस 0 थे, लेकिन तभी जिन्वू अपनी डोमिनेटर्स टच स्किल को एक्टिवेट करता है। अब वल्कन पर ये चीज काम तो करेगी नहीं, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ह्यूज है, लेकिन उसके जवाब में एक रिकॉइल पड़ेगा जिन्वू पर और जिन्वू इसी चीज का फायदा उठाता है और उस अटैक को डॉज कर लेता है। अब जिन्वू इस अटैक को डॉज करने के बाद ये सोच रहा था कि डैगर को इस्तेमाल करते हुए मैं सिर्फ वल्कन के हेड पर ही अटैक करके उसको हरा पाऊंगा, पर वल्कन की मूवमेंट तो इतनी ज्यादा फास्ट है तो ये तो होने से रहा। लेकिन तभी जिन्वू को एक टूटी हुई बिल्डिंग नजर आती है, लाइक गिरने वाली थी वो, और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और अगले ही सेकंड जिन्वू उस बिल्डिंग की तरफ भागना शुरू कर देता है और वल्कन भी उसके पीछे ही जाता है। और जब जिन्वू उस बिल्डिंग के पास पहुंचता है तो वो अपनी एक स्किल एक्टिवेट करता है जो कहती है स्प्रिंट, और अगर तुम गेम्स खेलते हो तो तुम्हें इसके बारे में तो पता ही होगा, जिससे एक कैरेक्टर को एक बूस्ट सा मिलता है। खैर, जिन्वू स्प्रिंट का इस्तेमाल करता है और बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन वल्कन एक भारी भरकम जिस्म के साथ बिल्डिंग के ऊपर भी नहीं चढ़ सकता और इस स्पीड पर उसके लिए रुकना भी आसान नहीं था। और इसी चीज का फायदा जिन्वू उठाता है और वल्कन की नेक पे एक जोरदार अटैक करता है और वल्कन की इस चीख से पता लग रहा था कि अटैक वाकई जोरदार था। लेकिन तभी हम सेंगमिन और पाक ही जिन को देखते हैं जो कि जिन्वू से मिलने के लिए उसके घर गए थे, लेकिन वहां पर पहुंच के उनको जिन्हा से पता चलता है कि जिन्वू तो अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर गया है। अब सेंगमिन पाक ही जिनसे कहता है कि जिन्वू के आउट ऑफ कंट्री जाने का कोई ट्रेस नहीं है, ऊपर से उसने अपना क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल नहीं किया है। अब ये सब सुनने के बाद पाक ही जिन सेंगमिन से कहती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? तो सेंगमिन कहता है कि मेरी तो जॉब है हंटर्स को ढूंढना। और सेंगमिन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए पाक ही जिन से कहता है कि आखिरी बार जिन्वू कहीं डाउनटाउन में पाया गया था अकॉर्डिंग टू द हंटर्स एसोसिएशन ट्रैकर। अब इस बात पर रिएक्ट करते हुए पाक ही जिन कहती है कि हो सकता है जिन्वू किडनैप हो गया हो। सेंगमिन इस बात पर रिएक्ट करता है और जवाब देता है कि जिन्वू को किडनैप करने के लिए बहुत से हाई रैंक हंटर्स की जरूरत पड़ सकती है। और फिर सेंगमिन सोचता है कि आखिर जिन्वू गया तो गया कहाँ।
लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है हंटर्स ब्यूरो पर, जहाँ हम देखते हैं द्योंगसू को, जो कि कह रहा था कि मैंने नहीं सोचा था कि इतना इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होगा, वो भी उस वक्त जब मैं वॉशिंगटन आया। उसके बाद द्योंगसू कहता है कि वाह, एक मॉन्स्टर जो कि इंसानों की तरह बोल सकता है और ये एक कोरियन भी है। अब इस बात पर संग ह्वान द्योंगसू से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है कि मैं एक इंसान हूँ और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम DNA टेस्ट करा सकते हो। इसके बाद द्योंगसू संग ह्वान से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, आखिर मैं ही हूँ जो कि जज कर सकता है कि तुम मॉन्स्टर हो या फिर इंसान। जिस बात पर संग ह्वान कहता है कि ठीक है। इसके बाद द्योंगसू संग ह्वान से पूछता है कि तुमने डंजन के अंदर 10 साल सर्वाइव कैसे किया, क्या तुम अनडेड का पार्ट हो? जिस पर संग ह्वान जवाब देता है नहीं। इसके बाद संग ह्वान द्योंगसू से एक सवाल करता है और कहता है कि तुम्हें गेट्स और मैजिक बीस्ट के बारे में कितना पता है? इसके बाद संग ह्वान कहता है कि पावरफुल फोर्स अभी अभी जागी है और वो अपने साथ डिस्ट्रक्शन लाने वाली है। इसके बाद द्योंगसू ह्वान से पूछता है कि ये डिस्ट्रक्शन क्या है, क्या तुम इसे रोकने आए हो? तो ह्वान कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता। अब इस बात का जवाब देते हुए द्योंगसू कहता है कि तुम डिस्ट्रक्शन को रोकने आए हो, तुम्हें मैं इसके बारे में बता भी नहीं सकते। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम क्या बात कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हमारे पास हंटर्स कितनी तादाद में मौजूद हैं? इसके बाद संग ह्वान द्योंगसू से कहता है कि तुम नंबर्स चाहे जितने बड़े भी ले आओ, लेकिन नंबर्स काम में नहीं आएंगे। तुम खुद भी ठीक ठाक हंटर लग रहे हो, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है? ये बात सुनने के बाद द्योंगसू संग ह्वान से कहता है कि क्या तुमने मुझे कमजोर समझा? इसके बाद द्योंगसू ह्वान की आईडी खोलता है और उसे पता चल जाता है कि संग ह्वान संग जिनवू का बाप है। इसके बाद द्योंगसू एक क्रीपी सी स्माइल देता है। अब इस बात पर ह्वान पूछता है कि आखिर क्या हुआ, लेकिन द्योंगसू उसे जवाब नहीं देता। इसके बाद द्योंगसू संग ह्वान से कहता है कि मैं अभी अभी कोरिया से आ रहा हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारे बेटे के साथ क्या हुआ है, तुम्हारा बेटा मर चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिनवू पर और उसके सामने बहुत से डीमंस खड़े थे और जिनवू एक रिसोर आयरन को रास्ता साफ करने के लिए कहता है और खुद भी डीमंस को मारने में लग जाता है। तो गाइस, यहीं पर सोलो लेवलिंग के सीजन 2 की एपिसोड 5 का एंड होता है। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिनवू ने द गाइड ऑफ सोल्स मीटिस को हरा दिया है, जिसके जिनवू को बहुत से रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। अब मीटिस और जिनवू की फाइट मानवा में नहीं दिखाई गई है, तो कंफ्यूज ना होना या फिर ये मत समझना कि मैंने फाइट एक्सप्लेन नहीं की। खैर, अब जिनवू मीटिस का शैडो एक्सट्रैक्ट करना चाहता था क्योंकि ये डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन डीमंस पर शैडो एक्सट्रैक्शन काम नहीं करता, इसीलिए जिनवू मीटिस का शैडो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता। अब मीटिस को हराने के बाद जिनवू को एक आर्टिफैक्ट टाइप कोई नेकलेस मिला था, जैसा कि उसे इयररिंग मिला था वल्किन को हराने के बाद। अब यहाँ पे एक आर्टिफैक्ट की जगह अभी भी खाली थी, मतलब यहाँ पे एक और बॉस टाइप डीमन था, लेकिन जिनवू के पास इनफ स्ट्रेंथ नहीं थी एंड ही वाज टायर्ड और जिनवू का क्वेस्ट भी कंप्लीट हो चुका था, तो वो इस काम को पेंडिंग छोड़ देता है कि कभी बाद में देख लेंगे। अब क्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद जिनवू को कुछ रिवॉर्ड्स मिलने थे, जिनमें से एक रिवॉर्ड था कि कोई भी चीज जिसे जिनवू पसंद करे। अब जिनवू चूज करता है कर्स्ड रैंडम बॉक्स को। अब कर्स्ड रैंडम बॉक्स प्लेयर को वो चीज देता है जिसकी उसे जरूरत हो और जिनवू को इस बॉक्स में से एक की मिलती है जिसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था कि इसका नाम क्या है, आइटम क्लास और टाइप क्या है। अब ये सब देखने के बाद जिनवू इस की को इन्वेंटरी में रख देता है कि कभी बाद में देख लेंगे कि इस की का क्या करना है। इसके बाद जिनवू वो रिवॉर्ड क्लेम करता है जो कि हिडन था और उसे मिलती है रेसिपी ऑफ होली वाटर ऑफ लाइफ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हंटर्स ब्यूरो पर, जहाँ फुल तबाही हो रखी थी और डिप्यूटी ये कह रहा था कि मैंने सुना है जब दो एस रैंक्स आपस में लड़ेंगे तो आसपास की जगह राख में बदल जाएगी, लेकिन इतनी थोड़ी डिस्ट्रक्शन पर ये फाइट रुक गई। इसका मतलब है कि हंटर हुआंग डोंगसू फाइट सीरियस होने से पहले ही हार चुका था। अब जिनको ये चीज़ समझ नहीं आई तो उनको मैं बता दूं कि सांग हुआन और द्वांगसू में फाइट हुई थी, लेकिन हुआन इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने द्वांगसू को कुत्ते की तरह पेला था। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिनवू अपनी मदर को मिलने हॉस्पिटल आया है और उसी वक्त उसे होली वाटर ऑफ लाइफ का यूज दिखता है और ये वाटर किसी भी डिजीज को खत्म कर सकता था, मतलब कि जिनवू की मदर भी इससे हील हो सकती है। अब जिनवू को ये आइटम बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत थी, जिनमें से 2 उसे वल्किन और मीटिस को हराने के बाद मिल चुकी थी। अब वल्किन को जिनवू ने 50th फ्लोर पर हराया था और मीटिस को 75th फ्लोर पर, जिसका मतलब है कि 100th फ्लोर पर एक फाइनल बॉस है जिसे मारने के बाद जिनवू को होली वाटर ऑफ लाइफ का 3rd आइटम भी मिल सकता है और उसकी मदर को हील भी किया जा सकता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है हंटर्स एसोसिएशन पर, जहाँ के जिनवू आया था। अब जिनवू को देखकर वहाँ का एम्प्लॉय सीधा बाइक यूनो को फोन करता है और उसे बताता है कि यहाँ पर वही आदमी आया है जिसके बारे में आप पूछ रहे थे और यूनो ये बात
सुनकर खुश होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू री इवैल्यूएशन सेंटर में था, मतलब कि वो री रैंक होने आया था कि उसकी करंट स्ट्रेंथ के बेसिस पर उसे कौन सा रैंक मिलता है। अब इवैल्यूएशन रूम की एम्प्लॉय जिन्वू को एक बोर्ड पर हाथ रखने को कहती है जहाँ के जिन्वू का माना स्टोर होना था और उसे उसका रैंक मिलना था, लेकिन जिन्वू का माना इतना ज्यादा था कि मशीन में एरर आ जाता है। जिन्वू 2 बार और ट्राई करता है लेकिन फिर भी एरर आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक सीनियर एम्प्लॉय आता है जिसको भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो सोच रहा था कि आखिरी बार ये चीज चाहे इनके केस में हुई थी और वो एक एस रैंक हंटर निकली थी। और तभी वो एम्प्लॉय रियलाइज करता है कि मशीन में कोई एरर नहीं है, बल्कि मशीन जिन्वू का माना मेयर करने के इनकेपेबल है। मतलब जिन्वू साउथ कोरिया का 10th एस रैंक हंटर है। अब यहाँ जिन्वू से रिलेटेड बातें चल ही रही थी कि वहाँ आता है चो जोंग इन, दी हंटर्स गिल्ड का मास्टर। अब जिसको नहीं समझ आई कि दी हंटर्स क्या है तो मैं बता दूं कि ये गिल्ड का नाम है और ये गिल्ड कोरिया का इकलौता ऐसा गिल्ड है जिसमें 2 एस रैंक हंटर्स हैं और ये कोरिया के टॉप गिल्ड्स की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है। अब ये जो बंदा है ना चो जोंग इन, इसके बारे में कहा जाता है कि ये अपने टॉप टायर फायर मैजिक के एक स्पेल से एक बिल्डिंग को इजीली खत्म कर सकता है और इसको दी अल्टीमेट सोल्जर के नाम से भी जाना जाता है। अब चो जोंग इनको जिन्वू का माना सेंस करने के बाद ये समझ आ चुका था कि ये बंदा एक स्ट्रेट एस रैंक हंटर है। अब चो जोंग इन जिन्वू से कहता है कि तुम अभी तक किसी गिल्ड में नहीं हो ना, आओ इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लेकिन जोंग इन के इस ऑफर को जिन्वू सीधा डिक्लाइन कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। अब जिन्वू के जाने के बाद जोनो भी वहाँ पे आ जाता है और दोनों गिल्ड मास्टर्स एक दूसरे को देख के हैरान थे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन तभी जोंगिन वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है जिन्वू पर, जो कि अपनी मदर के पास हॉस्पिटल में था और सोच रहा था कि अगर मैं अपनी माँ की तरफ देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कभी भी किसी भी वक्त आंखें खोल देंगी, वो भी बिना किसी दिक्कत के। तो गाइस, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब वीडियो की तरफ वापस आते हैं। लेकिन तभी हमें रिवील किया जाता है कि जिन्वू की माँ को जो बीमारी है उसका नाम है इटर्नल स्लम्बर। ये डिजीज उस वक्त आई थी जब गेट्स ओपन होना शुरू हुए थे और इस बीमारी में इंसान नींद में चला जाता है, वो भी हमेशा के लिए। अब जिन्वू हॉस्पिटल से जा ही रहा था कि उसे मिलता है चीफ वू जिनचुल, जो कि जिन्वू से कहता है कि हंटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन गो गन ही तुमसे मिलना चाहते हैं। अब जिन्वू चेयरमैन को देखकर हैरान था क्योंकि ये बंदा एस रैंक था और 80 साल का होने के बाद भी इसका मना बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब चेयरमैन जिन्वू को कंग्रेचुलेट करता है उसके एस रैंक बनने पर, लेकिन जिन्वू कहता है कि अभी भी एक री एग्जामिनेशन बाकी है। लेकिन चेयरमैन कहता है कि री एग्जामिनेशन बस एक बहाना है कि हमें टाइम मिल सके और हम तुम जैसे एस रैंक से मिल सके, बजाय कि हमसे पहले कोई और मिले। इसके बाद वो चेयरमैन जिन्वू को उनकी एसोसिएशन ज्वाइन करने के लिए कहता है और बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ज्यादा पैसे तो नहीं ऑफर कर रहा, लेकिन मैं तुम्हें एक अलग रास्ता दिखा सकता हूँ। जिस पर जिन्वू रिएक्ट करता है और कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। और उसी वक्त सोलर लेवलिंग के सीजन 2 की एपिसोड 6 का एंड होता है। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि चेयरमैन जिन्वू से कह रहे थे कि हंटर्स इस कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, ना कि गवर्नमेंट, और जो ऑर्गेनाइजेशन हंटर्स की मदद करती है वो है दी हंटर्स एसोसिएशन, और मैं तुम्हें हम में से एक बना सकता हूँ। अब इस बात पर जिन्वू सोच रहा था कि ये ऑफर तो बुरी नहीं है, ये बंदा काम का भी है और स्किल्ड भी। अब जिन्वू को पता था कि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी, लेकिन फिर भी जिन्वू ये ऑफर रिजेक्ट कर देता है। लेकिन क्यों? जिन्वू ने ऑफर क्यों रिजेक्ट की? अब मैं हूं ना, मैं बताता हूँ। जिन्वू को यह तो पता था कि एसोसिएशन डंजन्स में रेड करती है, पर सिर्फ ई या डी रैंक डंजन्स में, और अगर जिन्वू को लेवल अप करना है, ग्रो करना है, तो उसे हाई रैंक डंजन्स में जाना पड़ेगा, और इसीलिए जिन्वू इस गोल्डन ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद जिन्वू चेयरमैन से कहता है कि मेरी छोटी बहन घर पे अकेली है तो मुझे घर जाना चाहिए, और वहाँ से चला जाता है। अब जिन्वू के जाने के बाद चेयरमैन एजेंट वू से कह रहा था कि क्या तुम्हें याद है जब हीलर्स एग्जिस्टेंस में आए थे और हीलिंग मैजिक पहली दफा डिस्कवर हुआ था, तो मैंने ये सोचा था कि फाइनली मैं अपनी इस बढ़ती हुई एज से छुटकारा पा सकता हूँ। लेकिन वो सिर्फ एक झूठी उम्मीद थी, यहाँ तक कि सबसे ज्यादा पावरफुल हीलिंग स्पेल भी इसे नहीं रोक पाया। इसके बाद चेयरमैन एजेंट वू को उसके सारे शेड्यूल्स कैंसिल करने के लिए बोलता है और उसके साथ एक ड्रिंक पल चलने की ऑफर करता है।
लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हुआंग द्योंग-स्यू को, जो कि हॉस्पिटल में था और उसको विजन्स आ रहे थे कि कितनी बुरी तरह संग हुआन ने उसे मारा था। लेकिन तभी वहाँ पर डिप्यूटी डायरेक्टर आता है जो कि द्योंग-स्यू से कहता है कि क्या तुम इस बारे में श्योर हो कि संग हुआन एक बीस्ट है। तो इस बात का जवाब देते हुए द्योंग-स्यू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने एक ह्यूमन बीइंग पर अटैक किया था। लेकिन तभी डिप्यूटी द्योंग-स्यू को एक सीसीटीवी कैमरा की फुटेज दिखाता है जिसमें ये दिखाई दे रहा था कि हुआन सिविलियंस की मदद कर रहा है। इसके बाद डिप्यूटी द्योंग-स्यू पूछता है कि क्या तुम्हें अब भी लगता है कि संग हुआन एक मॉन्स्टर है। तो इस बात पर द्योंग-स्यू जवाब देता है और कहता है कि क्या तुमने कभी इंसानों को डंजन्स में से बाहर आते हुए देखा है। अब इस बात पर डिप्यूटी द्योंग-स्यू से कहता है कि जब तुम फुल्ली हील कर जाओ तो मेरे ब्यूरो में आना, अभी भी कुछ पेपर वर्क बाकी है। इसके बाद वो डिप्यूटी कहता है कि हम हुआन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि जिस इंसान ने तुम्हें इतनी बुरी तरह मारा है हम उसको ढूंढ पाएंगे। और इसके बाद वो डिप्यूटी वहां से चला जाता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है चेयरमैन पर, जो कि जिनवू की फाइल चेक कर रहा था जिसमें ये सब लिखा था कि कैसे जिनवू एक ई रैंक हंटर बनने के बाद भी स्ट्रगल करता रहा, कैसे उसने हर बार मौत को छुआ सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। और जिनवू को ये सब स्ट्रगल फेस करना पड़ा था क्योंकि उसके फादर उसके चाइल्डहुड में ही मिसिंग हो गए थे और उसको अकेले ही अपनी बीमार माँ के बिल्स और छोटी बहन के स्कूल के एक्सपेंसेस उठाने पड़े थे। लेकिन तभी एजेंट वू चेयरमैन को बताता है कि जिनवू ने एक माइनिंग टीम को ज्वाइन किया है, जिस पर चेयरमैन शौक था कि एक एस रैंक ने एक माइनिंग टीम को ज्वाइन किया है, आखिर वो सोच क्या रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं जिनवू को, जो कि माइनिंग टीम के साथ था और जिनवू का टीम लीडर जिनवू से उसका इंट्रो लेता है। लेकिन तभी जिनवू को इनकी रेड्स का प्लान पता चलता है जो कि कुछ ऐसा था। तो एक हाई रैंक डंजन बड़ा होता है जिसे एक स्ट्राइक स्क्वाड अकेला मैनेज नहीं कर सकता, तो इन्होंने काम को 2 स्ट्राइक टीम्स में डिवाइड किया था। तो स्ट्राइक टीम बीस्ट्स के साथ फाइट करती है और माइनिंग टीम डायमंड्स को माइन करती है और हॉलिंग टीम वो जो डेड बॉडी होती है ना बीस्ट्स की, उनको कलेक्ट करती है। अब स्ट्राइकिंग टीम पहले डंजन के अंदर जाती है और सिवाय बॉस के सारे बीस्ट को मार कर बाहर आती है। उसके बाद माइनिंग और हॉलिंग टीम अंदर जाके अपना अपना काम करते हैं और इन टीम्स के बाहर आने के बाद स्ट्राइकिंग टीम दोबारा अंदर जाती है, बॉस को मारती है एंड दैट्स हाउ अ परफेक्ट रेड इज कॉल्ड। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जिनवू को जिस गेट के अंदर जाना था वो एक ए रैंक गेट था और जिनवू ये देखने के बाद खुश हो रहा था कि उसने ये माइनिंग टीम को ज्वाइन किया क्योंकि वो पर्सनली एक हायर रैंक डंजन को एक्सपीरियंस करना चाहता था। लेकिन तभी हम स्ट्राइक स्क्वाड को देखते हैं जो कि उस ए रैंक गेट के अंदर थे और ये स्ट्राइक स्क्वाड दी हंटर्स गिल्ड का था। इसके बाद चो जोंग इन और बाकी की स्ट्राइक टीम डंजन को क्लियर करने लगती है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है डंजन के बाहर माइनिंग टीम पर, जो कि स्ट्राइक स्क्वाड के बाहर आने का वेट कर रहे थे। लेकिन तभी स्ट्राइक स्क्वाड बाहर आने लगता है और जिनवू इनको देखकर मन में कह रहा था तो ये है इस कंट्री का बेस्ट स्ट्राइक स्क्वाड, दी हंटर्स। और तभी जिनवू की नजर पड़ती है दी हंटर्स की वाइस गिल्ड मास्टर एस रैंक चाहे इन पर। अब जिनवू चाहे इन को देखकर हैरान था और सोच रहा था कि आखिर इस दुनिया में और कितनी औरतें ऐसी होंगी जिनकी प्रेजेंस चाहे इनकी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी। उसके बाद जिनवू सेंस करता है कि चाहे इन चो जोंग इन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी या शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन तभी चाहे इनको एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है, लेकिन वो इसे कोइंसिडेंस समझ के वहां से चली जाती है। और तभी माइनिंग टीम का लीडर सारी टीम को डंजन के अंदर बढ़ने के लिए बोलता है। अब डंजन के अंदर जाते ही जिनवू को स्ट्रॉन्ग बना वेव्स महसूस हो रही थी जो कि डंजन के बॉस से आ रही थी। लेकिन तभी माइनिंग टीम के दूसरे मेंबर्स जिनवू का रैंक देखने के बाद थोड़ा चिढ़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये तो ई रैंक है, ये क्या ही कर लेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन तभी जिनवू के पास माइनिंग टीम का लीडर आता है और उन दोनों के दरमियान बातें शुरू होती हैं। अब जिनवू लीडर से कह रहा था कि बॉस अभी भी जिंदा है, क्या होगा कि अगर वो अपने नेस्ट को छोड़ दे और हम सब पे अटैक कर दे। अब लीडर जवाब देता है और कहता है कि ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन तभी जिनवू माइनिंग करने लगता है और वो इतनी तेजी से काम कर रहा था कि बाकी के मेंबर्स उसे देख के हैरान थे। लेकिन तभी लंच टाइम होता है और जिनवू अपनी टीम से कहता है कि मैंने खाना खा रखा है, आप लोग जाओ लंच करके आ जाओ, और बाकी की टीम वहां से चली जाती है। अब जिनवू के अकेले होने के बाद
बाद जिनवू बॉस को देखने के लिए जाता है और जिनवू उसको देखने के बाद ही उसकी एनर्जी सेंस करके ये बता देता है कि ये जायंट मीटर से कई ज़्यादा पावरफुल है। तभी जिनवू बॉस से फाइट करने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर जिनवू सोचता है कि अगर मैंने बॉस को हरा दिया तो गेट क्लोज हो जाएगा और टीम को एक भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब जिनवू ये सब सोच ही रहा था कि उसे एक आवाज आती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तभी सोलो लेवलिंग के सीजन 2 की एपिसोड 7 का एंड होता है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनवू बॉस के पास जाता है, लेकिन अचानक से जिनवू से कोई पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि चाहे इन थी, जो कि जिनवू से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे, जिस पर जिनवू जवाब देता है कि मैं खो गया था। लेकिन तभी चाहे इन जिनवू से कहती है कि ये बॉस रूम है, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बॉस डंजन के अंदर मौजूद हर एक आदमी को खत्म कर देगा। अब जिनवू है इनसे माफी मांगता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी इनको कुछ स्ट्रेंज फील होता है और वो जिनवू की बॉडी को स्मेल करने लगती है। लेकिन जिनवू से तो फाउल स्टेंच ही नहीं आ रही थी, जो कि हंटर से आती है। अब हेइन को जिनवू पर शक होता है, लेकिन वो जिनवू का आईडी कार्ड देखने के बाद जिनवू को वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी हम जिनवू को माइनिंग टीम के साथ देखते हैं। अब माइनिंग टीम का लीडर जिनवू को बता रहा था कि हेइन हमेशा बॉस रूम की पेट्रोलिंग पे रहती है कि कहीं बॉस जाग ना जाए और हम सब खतरे में ना आ जाएं। इसके बाद जिनवू को एक और टीम मेंबर से पता चलता है कि हेइन को हंटर से एक स्मेल आती है, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा रिपल्सिव होती है। अब ये बात सुनने के बाद जिनवू समझ जाता है कि चाहे इन उसकी बॉडी को क्यों स्मेल कर रही थी, और जिनवू को ये भी पता चलता है कि बारूका को जिनवू को मारने के लिए आवाज क्यों नहीं आ रही थी, और चाहे इनको जिनवू से हंटर्स की स्मेल क्यों नहीं आई थी। अब इसका सिंपल सा जवाब ये है कि जिनवू एक हंटर नहीं बल्कि एक प्लेयर है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं माइनिंग टीम को, जिनका काम खत्म हो चुका था और वो सब डंजन के बाहर आ चुके थे, और सारी माइनिंग टीम जिनवू की बहुत तारीफ कर रही थी क्योंकि जिनवू की वजह से उनका काम 2 घंटे पहले ही खत्म हो गया था। इसके बाद टीम का लीडर जिनवू को बताता है कि सुबह भी दी हंटर्स गिल्ड की रेड है, वो भी एक ए रैंक गेट में, जो कि स्ट्राइक स्क्वाड भी मैनेज करेगी, और जिनवू को सुबह भी काम पर आने के लिए इन्वाइट करता है। इसके बाद लीडर जिनवू को बताता है कि दी हंटर्स की यही तो खासियत है, वो शायद कोरिया का एक लौता ऐसा गिल्ड है जिसके पास 2 स्ट्राइक टीम्स हैं, जो कि एक ए रैंक डंजन को वाइप करने के केपेबल हैं। अब ये सब सुनने के बाद जिनवू काम के लिए मान जाता है, और ये बात सुनकर लीडर बहुत खुश होता है और जिनवू को कहता है कि मैं सुपरवाइजर से तुम्हारी पे डबल करने के लिए बात करूंगा। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यू जिनवू को, जो कि उसकी कजन यू सो ह्यून के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था। अब यू जिनवू अपनी कजन से कह रहा था कि मुझे गिल्ड मास्टर बनने के लिए जिनवू की हेल्प चाहिए, लेकिन वो मेरी कॉल्स ही नहीं पिक कर रहा है। लेकिन तभी यू जिनवू के मोबाइल पर जिनवू की कॉल आती है। अब जिनवू यूजिन से कहता है कि मैं डंजन्स में बिजी था इसलिए तुम्हारी कॉल्स नहीं पिक कर सका। अब यूजिन इस सब को इग्नोर करता है और जिनवू को सुबह मिलने के लिए कहता है, और जिनवू मान भी जाता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चाहे इनको, जो कि किसी से जिनवू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले रही थी, लेकिन सामने वाला बंदा चाहे इनको बताता है कि यही सेम रिक्वेस्ट कल मिस्टर चो जोंग इन ने भी की थी। अब ये बात सुनने के बाद चाहे इन थोड़ा शॉक थी, और तभी चाहे इन सोचने लगती है कि हमारे गिल्ड मास्टर को जिनवू के बारे में जानना है और एसोसिएशन भी उसकी फाइल्स देख रही है। आखिर ये सब सिर्फ एक ई रैंक के लिए, लेकिन क्यों? इसके बाद चाहे इन फोन काटती है और बेड पर लेट के सोचने लगती है कि मैं अपनी लाइफ में आज तक जितने भी हंटर से मिली हूँ, सिर्फ जिनवू ही एक ऐसा था जिसकी स्मेल बाकियों से डिफरेंट थी और अच्छी थी, लेकिन क्यों? लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जिनवू को माइनिंग टीम के साथ देखते हैं। अब जिनवू को अपनी नई टीम को देखकर कुछ पुरानी यादें आ रही थी, जो कि उसकी पुरानी अटैक टीम के साथ थी। लेकिन तभी वहां पर एक हंटर आता है जो कि माइनिंग टीम से कह रहा था कि जो बंदा हमारे वेपन वाला बैग कैरी करता है वो आज नहीं आया है, लेकिन तुम में से जो भी हमारे साथ एज अ पोर्टर डंजन के अंदर चलेगा हम उसे एक अच्छी कीमत देंगे। अब इनमें से कोई भी एग्री नहीं कर रहा था, क्योंकि कोई भी थोड़े से पैसों के लिए अपनी जान दाव पे क्यों लगाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिनवू अपना हाथ ऊपर करता है और डंजन में जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो आदमी जिनवू को बताता है कि मैं हूँ सन की हून, आज की स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर। इसके बाद जिनवू स्ट्राइक स्क्वाड को देखता है जिसमें 11 ए रैंक्स और 6 बी रैंक्स थे, जिसमें जो ए रैंक्स हैं वो तकरीबन एस रैंक्स के बराबर थे और जो बी रैंक्स हैं वो तकरीबन ए रैंक्स के बराबर थे। अब डंजन के अंदर एंटर होते ही एक लड़की जिनवू से कहती है कि तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ की ओन स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि हम सब स्ट्रॉन्ग हैं।
लेकिन तभी स्ट्राइक स्क्वाड पर कोई अटैक करता है और वो अटैक करने वाली चीज डंजन जैकल्स थे, जो कि एक ए रैंक डंजन में नहीं होते हैं। और इनको देखने के बाद स्ट्राइक टीम भी थोड़ा सा शॉक थी। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये सिर्फ डंजन जैकल्स नहीं है, बल्कि इनको किसी ने हंटिंग डॉग्स की तरह यूज किया है। अब ये बात देखने के बाद जिन्वू जान गया था कि हमारा मुकाबला जो भी करेगा उनके पास प्रॉपर इंटेलिजेंस तो है, और ऐसे 20 जिनके पास प्रॉपर इंटेलिजेंस है उनको हराना आसान नहीं होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर्स हाई ऑर्क्स हैं, और उनमें से एक हाई ऑर्क की उन पर अटैक भी करता है, जिससे हमें पता चलता है कि इन हाई ऑर्क्स के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। लेकिन तभी सब हाई ऑर्क्स और हंटर्स के दरमियान फाइट शुरू होती है, और हंटर्स को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था हाई ऑर्क से फाइट करने के लिए। अब ये जो डंजन है ना जिसमें ये सब फाइट कर रहे हैं, एसोसिएशन के मुताबिक इसके मना लेवल बहुत ही कम थे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही है। इसमें तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज है, मतलब कि एसोसिएशन ने जो प्रेडिक्शन की थी वो बहुत ही ज्यादा गलत थी। अब इन हंटर्स के अंदर मेजेस में से एक मेज एक मॉन्स्टर को समन करता है। अब ये बंदा सिर्फ 2 बीस्ट को समन कर सकता है, जो कि एक ए रैंक हंटर के बराबर होता है। लेकिन ये एक बीस्ट को समन करने के बाद अपने दूसरे स्पेल्स यूज नहीं कर सकता, और इसका मना भी टाइम के साथ जाया होता रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हाई ऑर्क्स काफी बुरी तरह टीम को मार रहे हैं, बल्कि एक बहुत ही बुरा टफ टाइम भी दे रहे हैं उनको। अब ये सब देखने के बाद की उन टीम को 3 हिस्सों में बंटने के लिए कहता है। अब कीन सोच रहा था कि हाई ऑर्क्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएचर्स हैं, और एक हाई ऑर्क एक ए रैंक हंटर के बराबर है। अब हाई ऑर्क्स थे 22 और हंटर्स थे 17, और यही नहीं, बी रैंक्स इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे कि वो एक हाई ऑर्क से लड़ सके। और अगर कोई ए रैंक हंटर या इवन एक बी रैंक हंटर भी बढ़ जाता है तो हंटर्स के जीतने के चांसेस 0 हो जाएंगे। लेकिन तभी एक हाई ऑर्क की उनसे फाइट करते हुए उसका एक हाथ काट देता है, लेकिन एक मेज की उनको बैकअप देती है और एक हीलर फौरन से उसे हील करती है। बट वो हाई ऑर्क उनको फिर से मारने के लिए तैयार था, और कीन और बाकी की वो जो 2 हंटर्स थी उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। उनको ऐसे ही लग रहा था कि हम अब मरने वाले हैं। लेकिन तभी जिन्वू एंटर्स द चैट और वो अपना स्टेल्थ मोड एक्टिवेट करता है, मतलब काइंड ऑफ इनविजिबल होता है, और उनको उस हाई ऑर्क से बचाता है। और यहीं पर सोलो लेवलिंग के सीजन 2 की एपिसोड 8 का एंड होता है। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि वही हाई ऑर्क्स जो अब तक हंटर्स को बहुत बुरी तरह मार रहे थे, वो अब उन्हीं हंटर्स के सामने टिक भी नहीं पा रहे थे। इसकी वजह ये थी कि जिन्वू ने उन हाई ऑर्क्स को बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया था। अब जिन्वू की हेल्प के बाद ये फाइट बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और कोई भी हंटर मरता नहीं है। लेकिन स्ट्राइक स्क्वाड की मैजिक यूजर में से एक मैजिक यूजर ने जिन्वू को उसके स्टेल्थ मोड में भी नोटिस कर लिया था। लेकिन तभी एक फीमेल हंटर कीहून से हाई ऑर्क्स की अजीब मूवमेंट के बारे में बात करती है कि कैसे वो मिड एयर ही मर रहे थे। अब इस बात पर कीहून एक फीमेल मेज गिना से पूछता है कि क्या ये सब तुमने किया है, जिस पर गिना जवाब देती है कि मेरी स्किल से ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो सिर्फ उनकी मूवमेंट को कुछ सेकंड्स के लिए रोक पाई थी, और ना ही हमारी टीम में कोई कर्स मैजिक यूजर्स हैं और ना ही असैसिन्स जो कि ये काम कर सकते हैं। लेकिन तभी वही लड़की जिसने जिन्वू को नोटिस किया था बोलती है कि ये किसी आउटसाइडर का ही काम है, लेकिन वो जिन्वू का सीक्रेट रिवील नहीं करती और ये सोचती है कि इस बंदे ने अपनी पावर्स छुपा रखी हैं, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह तो जरूर होगी। लेकिन तभी दूसरे टीम मेंबर्स की उनसे कहते हैं कि हमें अभी के लिए डंजन से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ ये हाई ऑर्क्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं तो आगे और भी बहुत बड़े बड़े थ्रेट्स हो सकते हैं। अब कीहून के लिए ये डिसीजन इजी नहीं था, क्योंकि अगर वो ये रेड सक्सेसफुली कंप्लीट करता है तो वो ऑफिशियली इस अटैक फोर्स का लीडर बन जाएगा। अब इस हार्ड सिचुएशन में भी कीहून सही डिसीजन लेता है और डंजन से बाहर जाने का ऑर्डर देता है। इसके बाद स्ट्राइक स्क्वाड डंजन गेट के पास आता है, लेकिन गेट पर एक बैरियर लगा हुआ था। अब स्ट्राइक टीम के मैजिक यूजर इस बैरियर को ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस पर जो स्पेल कास्ट किया गया था वो कर्स मैजिक को यूज करके किया गया था, और ये कर्स इन मेजिस की हालत बहुत बुरी कर देता है। लेकिन तभी कीहून को एक प्रेजेंस फील होती है, और जब वो मुड़ के देखता है तो उसके सामने मोर देन 50 हाई ऑर्क्स खड़े थे। लेकिन तभी उनमें से एक हाई ऑर्क ही उनके पास आता है और कहता है, ह्यूमंस लिसन, मैं हूँ कारगैलेगोन और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब एक्चुअली ये हाई ऑर्क एक पपेट था, इसके पीछे से कोई और इसके माइंड को कंट्रोल कर रहा था और इंसानों से बात कर रहा था। अब इसके बाद कीहून कहता है कि क्या तुम ही हो जिसने एक केव ब्लॉक किया, जिस पर कारगैलेगोन जवाब देता है कि हाँ, मैं ही हूँ इन हाई ऑर्क्स का शैमन। शैमन का मतलब होता है बॉस, और कोई भी इंसान मेरे इस मैजिक बैरियर को नहीं तोड़ सकता। इसके बाद कारगैलेगोन कीहून के सामने 2 ऑप्शंस रखता है। फर्स्ट, ये इसके गार्ड्स को फॉलो करे और कारगैलेगोन के पास आए, और सेकंड,
या उसके गार्ड्स के हाथों वही मारा जाए। और ऑफ कोर्स कीहून को मजबूरन फर्स्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है। अब हाई ऑर्क्स के पीछे जाते वक्त कीहून जिनवू से कहता है कि जब हम बॉस के पास पहुंचेंगे तो हम बॉस पर एक सरप्राइज अटैक करने वाले हैं। अब हम जीते या ना, लेकिन बॉस बैरियर मेंटेन नहीं कर पाएगा और इसी मौके का तुम्हें फायदा उठाना है और डंजन से बाहर जाना है। और डंजन से बाहर जाते ही मेन स्ट्राइक स्क्वाड को ये सब बता देना है। अब इस बात पर जिनवू कीहून से कहता है कि दूसरी टीम के आने से पहले तुम लोग मर चुके होगे, लेकिन कीहून जवाब देता है कि हमारा असली पर्पस है डंजन को बंद करना, ना कि यहाँ से जिंदा वापस जाना। लेकिन तभी एक लड़की जिनवू के पास आती है और जिनवू को एक डायरी देती है और जिनवू से कहती है कि अगर तुम यहाँ से निकलने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो ये डायरी मेरी फैमिली को दे देना। लेकिन तभी हम चाहे इनको देखते हैं जो कि डंजन के बाहर खड़ी माइनिंग टीम में से जिनवू को ढूंढ रही थी। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जिनवू एज अ पोर्टल स्ट्राइक टीम के साथ डंजन के अंदर एंटर कर गया है। अब इस बात को सुनकर चाहे इन भी बहुत हैरान होती है और सोचती है कि आखिर जिनवू सोच क्या रहा था। अब थोड़ी देर सोचने के बाद चाहे इन फाइनली डिसाइड करती है कि वो डंजन के अंदर जाएगी। अब चाहे इन माइनिंग टीम से एक वेपन मांगती है, लेकिन उनके पास सिर्फ एक पिकैक्स ही था चाहे इनको देने के लिए, और मजबूरन चाहे इनको उसी पिकैक्स के साथ डंजन के अंदर जाना पड़ता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर और हम एक कैसल टाइप जगह को देखते हैं जहाँ ऑफ कोर्स बॉस ही रहता था। और तुम सिर्फ एक बार ये पिक्चर ध्यान से देखो, जिसमें ये हैं हंटर्स और ये हैं पता नहीं कितने हाई ऑर्क्स और ये है बॉस विद हिज 4 गार्ड। अब कीहून हाई ऑर्क्स की इतनी बड़ी माउंट देखकर थोड़ा हैरान था और थोड़ा डरा हुआ भी था, क्योंकि अगर ये किसी तरीके से हार जाते हैं और किसी तरीके से हाई ऑर्क्स असली वर्ल्ड में चले जाते हैं तो मेन स्ट्राइक स्क्वाड के आने से पहले या फिर बाकी जो एस रैंक के हंटर्स हैं उनके आने से पहले ये हाई ऑर्क्स एक सिटी को तबाह तो कर ही देंगे। लेकिन तभी कारगेलेगोन बोलता है, डू यू फेयर मी ह्यूमंस? और उसके इतना बोलने से ही हंटर्स की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। लेकिन तभी कीहून कारगेलेगोन से पूछता है कि अगर तुम चाहते तो तुम्हारे सोल्जर्स हमें वहां पर ही मार सकते थे, लेकिन तुमने हमें यहाँ बुलाया, आखिर इसकी वजह क्या है? अब इस बात पर कार जवाब देता है कि बस मजे के लिए, मेरे सोल्जर्स को एंटरटेन करने के लिए मैं तुम्हें एक एक करके मारूंगा और मेरे सोल्जर्स एंटरटेन होंगे। आगे स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी फ्यूचर वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिल सके। खैर स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। और यही वो मोमेंट था जब कीहून रियलाइज करता है कि इनके लिए हम सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का पर्पस है, इनके लिए हमारी लाइफ बस एक खिलौना है जिससे जब दिल किया खेल लिया और जब दिल किया फेंक दिया। और तभी कीहून टीम को अटैक करने का ऑर्डर देता है और खुद भी अटैक करता है, लेकिन कीहून के अलावा कोई भी हंटर अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। और कारगेलेगोन अपनी मल्टीपल एबिलिटीज, अपनी मल्टीपल स्किल्स का यूज करता है और कीहून की हालत बहुत बुरी कर देता है। अब कीहून इसी हालत में पड़ा था और मरने ही वाला था कि उसके पास जिनवू आता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये डंजन दी हंटर्स गिल्ड से बिलोंग करता है और मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो हाई ऑर्क्स इस कोड को तबाह कर देंगे। तो तुम मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि क्या तुम मुझे परमिशन देते हो कि मैं इस डंजन में मौजूद हर एक बीस्ट को मार दूं? लेकिन तभी जिनवू पर कारगेलेगोन के 4 गार्ड में से एक गार्ड अटैक करता है, जिसे जिनवू रीलर्स अथॉरिटी का यूज करके एक हाथ से ही परे फेंक देता है। इसके बाद जिनवू एक बार फिर पूछता है कि क्या मेरे पास परमिशन है कि मैं इस डंजन में मौजूद हर एक बीस्ट को मार दूं? अब कीहून ने अभी जिनवू का एक बहुत बड़ा फीड देख रखा था तो वो उसी वक्त हाँ में जवाब देता है। और तभी जिनवू कारगेलेगोन से कहता है कि आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये एक टेरेबल मैचअप होने वाला है, मेरे लिए नहीं, ऑफ कोर्स तेरे लिए। और तभी जिनवू अपनी शैडो आर्मी को बाहर निकालता है एंड दैट्स वेयर द एपिसोड 9 ऑफ सीजन 2 ऑफ सोलो लेवलिंग एंड्स। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि एजेंट वू जिनचुल उसी एरियन गेट के बाहर माइनिंग टीम में से संग जिनवू को ढूंढने आया है, लेकिन एसएमएस चाहे इन्हें से पता चलता है कि जिनवू तो एज अ पोर्टर गेट के अंदर एंटर कर गया है। तो एजेंट वू जिनचुल वहां से जाने लगता है, लेकिन माइनिंग टीम के मेंबर्स थोड़ा सा हैरान थे कि पहले यही सेम क्वेश्चन चाहे इनने किया था और अब यही सेम चीज एजेंट वू पूछ रहा है। और टीम के एक मेंबर को जिनवू पर थोड़ा शक भी होता है कि ये कोई गलत आदमी तो नहीं है। लेकिन तभी एजेंट बहुत ही डेंजरस एनर्जी को सेंस करता है और कुछ देर के लिए तो उसे ऐसा भी लगने लगा था कि उसकी बॉडी फटने वाली है और वो इमीडिएटली डंजन को दोबारा मेजर करता है और इस डंजन के एनर्जी लेवल्स थे 94,218 जो कि एक ए रैंक गेट के लिए बहुत ज्यादा थे। और एजेंट वो उसी वक्त अपनी सारी टीम को डंजन के अंदर जाने का ऑर्डर देता है।
लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है चाइन पर, जो कि डंजन के अंदर पड़ी हाई ओक्स की बॉडीज को देखकर हैरान थी, क्योंकि की उनकी टीम इतने ज्यादा हाई ओक्स को मारने के कैपेबल ही नहीं थी। लेकिन तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है बॉस रूम में, जहां हम देखते हैं कि जिन्वू की आर्मी फाइट के लिए रेडी है। लेकिन काग जिन्वू के शैडोज की अमाउंट का मजाक उड़ाता है, और उड़ाता भी क्यों ना, क्योंकि उसकी आर्मी के सामने जिन्वू के सोल्जर्स हाथी के आगे चींटी के बराबर थे। बट एट दिस पॉइंट स्ट्राइक स्क्वाड के मेंबर्स जिन्वू के शैडो समन करने की कैपेबिलिटी और उसकी एनर्जी को सेंस करने के बाद शॉक थे, क्योंकि उनके लिए तो जिन्वू सिर्फ एक नॉर्मल ई रैंक हंटर था, और कोई भी ई रैंक अगर इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा तो कोई भी शॉक हो जाएगा। लेकिन तभी हाई ओक्स जिन्वू के शैडोज पर अटैक करते हैं, और तभी आयरन उसकी एक स्किल टॉन्टिंग क्रैक को एक्टिवेट करता है। अब बेसिकली आयरन स्किल से एक चीख मारता है, और जो भी आयरन से वीक है उस पर ये स्किल काम करती है, और वो अनकॉन्शियस होके काइंड ऑफ अपने आप को ही मारने लग जाता है। लेकिन कुछ हाई ओक्स आयरन से ज्यादा पावरफुल थे, और उन पे ये स्किल काम नहीं करती, और वो आयरन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आयरन गुस्सा होकर अपने इस एक्स टाइप वेपन से ही उन हाई ओक्स को मारता है। लेकिन तभी हम देखते हैं एग्रिस और जिन्वू को, जो कि बहुत ही बुरी तरह से हाई ओक्स को डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन जिन्वू ज्यादा से ज्यादा हाई ओक्स को मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि एग्रिस, आयरन और टैंक के अलावा बाकी के सोल्जर्स का रैंक अराउंड एक बी रैंक हंटर के इक्वल था, और ये सोल्जर्स बार बार सिर्फ एक ही हाई ओक से मर रहे थे, तो बाकी का जो सारा फाइट का लोड था वो जिन्वू पर आ जाता है। लेकिन तभी कार्ग उन्हीं शैडो सोल्जर्स पर एक अटैक करता है, जिस पर जिन्वू कहता है कि जब तक मेरे अंदर मना है ये रीजनरेट करते रहेंगे। लेकिन तभी कार्ग जिन्वू से कहता है कि मेरे सोल्जर्स को मारने से पहले ही तुम्हारा मना खत्म हो जाएगा। लेकिन जिन्वू कार्ग से कहता है कि उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा, और कार्ग पर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है। लेकिन कार्ग इस अटैक को बहुत ही इजीली डॉज कर देता है। लेकिन तभी कार्ग जिन्वू की आर्मी पर ब्लेजिंग फायर से अटैक करता है, और इस अटैक को देखने के बाद जिन्वू ये समझ चुका था कि कार्ग वल्कन और मीटर से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी जिन्वू हाई ओक्स के शैडोज एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, और जिन्वू कार्ग से कहता है कि अभी भी बहुत से शैडोज एक्सट्रैक्ट करने के लिए बाकी हैं, लेकिन उनके बाद मैं तुम्हारा शैडो एक्सट्रैक्ट करूंगा। लेकिन तभी कार्ग अपने गार्ड्स को जिन्वू को मारने के लिए भेजता है, लेकिन एग्रिस, आयरन और टैंक उन गार्ड्स को कुत्ते की तरह पेलते हैं। इसके बाद स्ट्राइक टीम भी जिन्वू की हेल्प के लिए आती है, लेकिन कार्ग उनसे कहता है रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। और तभी कार्ग जिन्वू पर हाइमेन ऑफ स्लम्बर, हाइमेन ऑफ लेथर्जी और हाइमेन ऑफ ब्लाइंडनेस से अटैक करता है, लेकिन जिन्वू पर इनमें से कोई भी कर्स काम नहीं करता। अब जिन्वू का ये फीट देखने के बाद कार्ग एलेगोन खुद भी थोड़ा सा हैरान था और थोड़ा सा डरा हुआ था, और वो इसी हैरानी और डर के साथ जिन्वू से पूछता है कि आखिर मेरे कर्सेस तुम पे काम क्यों नहीं किए। लेकिन जिन्वू बैड स्टाइल में बोलता है कि तुम्हें याद नहीं है कि मैंने पहले क्या कहा था, आई एम अ बैड मैचअप फॉर यू। और तभी जिन्वू एक मेरी टाइप शैडो सोल्जर का यूज करके का की शील्ड भी तोड़ देता है। लेकिन तभी चाइन भी बॉस रूम में पहुंच जाती है और हंटर्स की हेल्प करने लगती है। इसके बाद कार्ग अपनी एबिलिटीज का यूज करके अपना साइज बड़ा कर लेता है, और एक बड़े से फायर बॉल से जिन्वू पर अटैक करते हुए बोलता है कि क्या अभी भी मैं तुम्हारे लिए एक वीक ओपोनेंट हूँ। लेकिन जिन्वू अटैक डॉज करता है और बोलता है येप, और अपने डैगर से कार्ग की एक आंख पर अटैक करता है और बोलता है कि अगर तुम बड़े बनोगे तो तुम एक इजी ओपोनेंट बनोगे। और तभी जिन्वू कार्ग को एक पंच मारता है, जिससे कार्ग नीचे जमीन पर गिर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जिंजल भी वहां आ चुका है, जो कि चाइन से कह रहा था कि हम यहाँ ओवरवेलमिंग मैजिक को सेंस करके आए थे आप लोगों की हेल्प करने के लिए, लेकिन अब उसकी कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि जिन्वू तो अकेला इस ए रैंक डंजन को क्लियर कर रहा है। लेकिन तभी हम कार्ग को एक बहुत ही बुरी हालत में देखते हैं, तो तभी जिन्वू कार्ग से कहता है कि जब एक मैजिशियन के गार्ड्स मरते हैं तो उसके जीतने के चांसेस 0 हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जिन्वू ने इन गार्ड्स के शैडोज भी एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, और उसके बाद जिन्वू कार्ग एलेगोन को उसी के गार्ड्स के हाथों मरवाता है। और तभी जिन्वू बोलता है राइस, और कार्ग एलेगोन का शैडो एक्सट्रैक्ट करता है, जिस चीज को देखकर वहां पर खड़े सारे लोग शॉक थे, क्योंकि भाई अभी एक ई रैंक हंटर ने डंजन बॉस के शैडो को एक्सट्रैक्ट किया है। और तभी जिन्वू के सामने इस शैडो का नाम रखने के लिए एक ऑप्शन आता है, और जिन्वू इस शैडो का नाम रखता है टस्क। अब अभी तक जिन्वू की शैडो आर्मी में सोल्जर्स के सिर्फ 3 रैंक थे, नॉर्मल रैंक, इलाइट रैंक और नाइट रैंक। लेकिन टस्क का रैंक था इलाइट नाइट रैंक, और टस्क अब तक का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट
शैडो है जिनवू की आर्मी में। लेकिन तभी जिनवू वू जिनचुल और चाह इनको देखता है और इस टाइम जिनवू के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अब मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूंगा। लेकिन तभी वू जिनचुल कहता है कि एसोसिएशन ने जिनवू को हायर किया है और ये फिर एक टॉप सीक्रेट है जिसे हम पब्लिकली रिवील नहीं कर सकते, और वो जिनवू को लेकर डंजन से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन तभी जिनवू उसी लड़की को उसकी डायरी वापस करता है और कहता है कि अब तुम इसे अपनी फैमिली को खुद डिलीवर कर सकती हो। एंड दैट्स वेयर द एपिसोड 10 ऑफ सीजन 2 ऑफ सोलो लेवलिंग एंड्स। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं यू जिनवू और संग जिनवू को जो कि कैफे में बैठे हुए थे। अब यू जिनवू जिनवू को वो सारी कन्वर्सेशन बताता है जो कि यू जिन और उसके फादर के दरमियान हुई थी, और जिनवू से कहता है कि मुझे गिल्ड मास्टर बनने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, और जिनवू को एक इजी हैंड देता है ये डिसीजन करने के लिए। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सन की हुन और चो जोंग इन को। अब की हुन जोंग इन को जिनवू के इंसिडेंट वाली सारी बात बता चुका था। इसके बाद की हुन जोंग इन को जिनवू की एबिलिटीज के बारे में बताता है कि कैसे जिनवू बहुत से क्रिएचर समन कर सकता है और कैसे वो डेड एनिमीज के शेडोज भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है, और उसके पास बहुत सी और भी हिडन एबिलिटीज हो सकती हैं। अब जिनवू की इतनी एबिलिटीज के बारे में सुन के जोंग इन की उनसे कहता है कि अगर जिनवू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो तुम मेरे साथ उसका कंपैरिजन क्यों नहीं करते। अब इस बात पर क्यून जोंग इन से एक सिंपल सा क्वेश्चन करता है कि क्या तुम एक हाई लेवल ए रैंक डंजन को अकेले क्लियर कर सकते हो। इस पर जोंग इन कहता है इट वुड बी इम्पॉसिबल, और इस मोमेंट पे जोंग इन को अपना अल्टीमेट सोल्जर का टाइटल भी हंसने के लायक लग रहा था। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिनवू को जो कि हंटर्स एसोसिएशन के बाहर खड़ा था, लेकिन वहां पर खड़ा गार्ड जिनवू को अंदर जाने से मना कर देता है। लेकिन तभी वहां पर एसोसिएशन के चेयरमैन गोगन ही आ जाते हैं जो कि गार्ड से कहते हैं कि जिनवू हमारा गेस्ट है, उसे अंदर आने दो, और वो जिनवू को लेके हंटर्स एसोसिएशन के अंदर चले जाते हैं। लेकिन तभी हमें एसोसिएशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि चो जोंग इन और बाई क्यूनू दोनों वहाँ पे पहले से ही मौजूद थे। लेकिन तभी जिनवू के पास एसोसिएशन का एक एम्प्लॉय आता है जो कि जिनवू से कहता है कि तुम्हारी इवैल्यूएशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि तुम्हारे पास एबिलिटीज कौन कौन सी हैं जिससे हम तुम्हारी क्लास भी बता सकते हैं। अब ये बात सुनने के बाद जिनवू एक शैडो सोल्जर समन करता है और कहता है कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ। अब ये सीन देखने के बाद चेयरमैन और वो एम्प्लॉय दोनों शौक थे। लेकिन तभी चेयरमैन गोगन ही जिनवू से कहते हैं कि क्या तुम सिर्फ एक ही शैडो सोल्जर समन कर सकते हो। लेकिन तभी जिनवू सोचता है कि मुझे क्रिएचर समन करते हुए बहुत से लोगों ने देखा था, तो यहाँ झूठ बोलने का कोई मतलब तो नहीं बनता। और तभी जिनवू अपनी सारी शैडो आर्मी को समन करता है और कहता है कि मैं अराउंड 100 क्रिएचर्स को समन कर सकता हूँ। अब ये बात सुनने के बाद वहाँ पर खड़े सारे लोग शौक थे, और हों भी क्यों ना, क्योंकि एक ए रैंक का मेज टाइप हंटर सिर्फ 2 क्रिएचर समन कर सकता है, और यहाँ पर जिनवू 100 क्रिएचर समन करने की बात कर रहा था। लेकिन तभी बाइक यूनू जिनवू में से निकलती हुई मैजिकल एनर्जी को सेंस करता है, और वो सोचता है कि जब मैं जिनवू से पहली बार मिला था तो उसमें से इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं निकल रही थी, लेकिन अब जिनवू बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। लेकिन तभी हम जिनवू को एवेल्युएशन रूम से बाहर आता हुआ देखते हैं और हमें पता चलता है कि जिनवू को ऑफिशियली उसके एस रैंक होने का लाइसेंस मिल चुका है, और एसोसिएशन ने जिनवू को एक मेज टाइप हंटर कंसिडर किया था। लेकिन तभी यूनू जिनवू से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो। लेकिन जिनवू कहता है कि सॉरी, मुझे अभी भी बहुत से काम करने हैं, और जिनवू वहां से जाने लगता है। अब उस गेट से निकलते हुए जिनवू को देखकर जोंग इन और यूनू कहते हैं कि अगर हम तुम्हारी जगह होते तो हम वहां से बाहर नहीं जाते। लेकिन जिनवू उनकी बात नहीं सुनता और उसी गेट से बाहर जाता है, और जिनवू के बाहर निकलते ही उसके सामने बहुत से रिपोर्टर्स खड़े थे जो कि उसको लाइव रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूजिन हू को उसके फादर के साथ। अब यूजिन के फादर यूजिन से पूछते हैं कि क्या तुम जिनवू को रिक्रूट कर पाए। इस पर यूजिन जवाब देता है कि मैं जिनवू को नहीं मना पाया। जिनवू ने डिसाइड किया है कि वो अपना खुद का एक गिल्ड बनाएगा जिसका वाइस मास्टर बनने के लिए उसने मुझे ऑफर किया है। लेकिन तभी यूजिन के फादर यूजिन से कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि मैंने यूजिन गिल्ड क्यों बनाया। जिस पर यूजिन जवाब देता है कि शायद पैसे के लिए। लेकिन यूजिन के फादर उससे कहते हैं कि हंटर्स की पावर्स हर दिन बढ़ती जा रही हैं, और यहाँ पर ऐसे अल्टीमेट हंटर्स भी हैं जो कि एस रैंक से ज्यादा पावरफुल हैं, जिन्हें दुनिया नेशनल लेवल हंटर कह के पुकारती है। अब तुम्हें क्या लगता है ऐसी सिचुएशन में आखिर गवर्नमेंट अथॉरिटी हमें कब तक बचाएगी। इसके बाद यूजिन के फादर उससे कहते हैं कि मैं एक गिल्ड
बना के ट्रस्टवर्दी हंटर्स को इकट्ठा करना चाहता था, ऐसे हंटर्स जो कि पैसों या फिर कनेक्शन से बिक नहीं सकते। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ऐसा कोई पहले से ही ढूंढ चुके हो। यू हैव पास्ट। मैं इस गिल्ड को तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम इसे अच्छे और ट्रस्टवर्दी हंटर से भरो जो कि फ्यूचर में तुम्हारे और भी ज्यादा काम आएंगे। लेकिन यूजिन इस ऑफर को डिक्लाइन करता है और अपने फादर से कहता है कि मैं ह्यूंगनिम के गिल्ड को ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ह्यूंगनिम कौन है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि यूजिन जिन्वू को अपने बड़े भाई की तरह मानता है और वो उसे अपने बड़े भाई के नाम से ही बुलाता है जो कि है ह्यूंगनिम। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है जिन्वू पर, जहां हम देखते हैं कि जिन्वू को बहुत से रिपोर्टर्स ने घेर रखा है और वो जिन्वू से बहुत से सवाल कर रहे हैं। लेकिन तभी यूनू जिन्वू के पास आता है और कहता है कि तुम मेरे साथ आओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देंगे। लेकिन तभी जिन्वू इतनी स्पीड से वहां से मूव करता है कि ऐसा लगता है कि जिन्वू डायरेक्टली उस जगह पे टेलीपोर्ट कर गया है। अब जिन्वू की ये मूवमेंट देखने के बाद भाई यूनू फुल्ली शॉक था और वो सोच रहा था कि जिन्वू फास्ट है, इतना ज्यादा फास्ट कि मेरी आंखें भी उसका पीछा नहीं कर पाई। मुझे पहले से ही पता था कि जिन्वू स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसकी मूवमेंट, उसकी मैजिकल एनर्जी वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और तभी यूनो जोंगिन से कहता है कि करंट जिन्वू हमसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसी के बाद यूनो सोचता है कि जिन्वू की डबल अवेकनिंग कुछ टाइम पहले ही हुई थी और ये चीज हर किस ये सेंस नहीं बनाती कि वो इतने से टाइम पीरियड में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और तभी यूनो सोचता है कि हो सकता है कि जिन्वू एक ऐसा हंटर है जो कि कंटिन्यूअसली ग्रो कर सकता है। और यहीं पर सोलो लेवलिंग के सीजन 2 की एपिसोड 11 का एंड होता है। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि जिन्वू किसी ऐसी शॉप पे है जहां हंटर्स के लिए वेपन्स, आर्टिफैक्ट्स और आर्मर्स वगैरह मिलते हैं। अब जिन्वू यहाँ पर सोच रहा था कि उसे होली वाटर ऑफ लाइफ को लेने के लिए एज सून एज पॉसिबल डीमंस कैसल को क्लियर करना होगा। और डीमंस कैसल में बहुत सी आग होती है और वहाँ के एनिमीज भी मोस्टली फायर से अटैक करते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिन्वू शॉपकीपर से कोई फायर प्रूफ आर्टिफैक्ट मांगता है। अब वो शॉपकीपर जिन्वू को उसके पीछे आने के लिए बोलता है और रास्ते में ही जिन्वू को बहुत से आर्मर्स नजर आते हैं जो कि एक बारीक सी शीशे की दीवार के पीछे थे। और यही सेम क्वेश्चन जिन्वू शॉपकीपर से भी करता है, जिस पर वो शॉपकीपर जवाब देता है कि इस ग्लास को मना से प्रोटेक्ट किया गया है और ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक ए रैंक हंटर का अटैक भी इसे कुछ नहीं कर सकता। अब ये बात सुनकर जिन्वू थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वो शॉपकीपर जिन्वू से कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम खुद इसे तोड़ के देख लो और अगर ये टूट गया तो तुम इसके अंदर पड़े हर एक आर्टिफैक्ट को फ्रीली ले सकते हो। अब ये बात सुन के जिन्वू तो हो जाता है सीरियस और वो अपने थोड़े से पोटेंशियल से ग्लास को पंच भी करने वाला था। लेकिन तभी वो शॉपकीपर जिन्वू से कहता है, भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूँ भाई। मैंने भाई कभी सॉरी भाई, मेरे से गलती हो भाई। लेकिन तभी जिन्वू एक वेपन स्पेशलिस्ट के साथ जाने लगता है कुछ वेपन्स बाय करने के लिए। लेकिन तभी वो पहले वाला एम्प्लॉय देखता है कि उस गिलास पे एक क्रैक था और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक भी हो जाता है। और वो भी क्यों ना, क्योंकि जिन्वू के एक पंच ने, जो कि अभी इस गिलास को लगा भी नहीं है, उससे ही उस मना से प्रोटेक्टेड गिलास पे एक क्रैक आ गया था। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिन्वू को जो कि वेपन्स बाय कर रहा था। और तभी जिन्वू को पता चलता है कि जो आइटम सिस्टम की शॉप में 2.8 मिलियन की है, वही सेम आइटम यहाँ पे 100 मिलियन की है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बाइक यूनू को जो कि सोच रहा था कि जब वो उसकी इनलाइटेंड स्टेट में होता है तो वो उसके ओपोनेंट्स के स्किल्स लेवल को रीड कर सकता है। और उसे इस बात पर पूरा यकीन था कि जब वो जिन्वू से रेड गेट के बाहर मिला था तो जिन्वू उससे वीक था, लेकिन अब नहीं। इसके बाद यूनू सोचता है कि जोंगिन और वो दोनों जिन्वू के पीछे टाइम वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि अगर कोई इतना स्ट्रॉन्ग है जो कि उसका खुद का गिल्ड बना सकता है तो वो किसी और के गिल्ड को क्यों ज्वाइन करेगा। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिन्वू के घर के बाहर बहुत से रिपोर्टर्स खड़े हैं। लेकिन तभी जिन्वू जिन्हा से कहता है कि क्या मैं इनको यहाँ से जाने के लिए कहूँ, जिस पर जिन्हा जवाब देती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें आगे ही इंटरनेट पर बहुत सा हेट मिल रहा है और ये चीज उनकी आग में पेट्रोल का काम करेगी। लेकिन तभी कोई जिन्वू के दरवाजे पर
नॉक करता है। अब जिन्वू को लगता है कि ये भी किसी रिपोर्टर का काम है और जिन्वू गुस्से से दरवाजा खोलने के लिए जाता है, लेकिन सामने कोई रिपोर्टर नहीं बल्कि यू जिनवू खड़ा था, जो कि रोते हुए जिन्वू से कहता है कि मेरे फादर ने मुझे घर से निकाल दिया है, तो क्या मैं तुम्हारे घर रह सकता हूँ। अब ये बात सुनते ही जिन्वू फौरन से दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन यूजिन जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यूजिन के फादर और मदर को देखते हैं। अब यूजिन की मदर उसके फादर से कहती है कि आपने आज यूजिन पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं कर दिया, जिस पर उसके फादर बोलते हैं कि अगर सच में यूजिन कुछ बनना चाहता था तो उसे अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए था, लेकिन वो तो किसी और के लिए काम करना चाहता है। लेकिन तभी यूजिन के फादर को कुछ होता है और वो उसी वक्त जमीन पे गिर जाते हैं। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिन्वू को, जो कि जिन्हा की सेफ्टी के लिए टस्क के गार्ड्स के शैडोज में से एक शैडो को जिन्हा के साथ रहने के लिए बोलता है। इसके बाद जिन्वू अपने कुछ शैडोज को उसके आसपास के नेबरहुड में पेट्रोलिंग करने के लिए बोलता है, जिससे वहाँ की सोसाइटी ज्यादा सेफ होगी। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अब जिन्वू डीमंस कैसल के अंदर है, लेकिन इस बार जिन्वू फुली प्रीपेड था और वो अब तक 75 फ्लोर्स क्लियर कर चुका था, तो वो सीधा 76 फ्लोर पर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं टस्क को, जो कि जिन्वू का वो आर्टिफैक्ट यूज करता है जिससे मैजिक पावर 100x इंक्रीज होती है, और टस्क इसे यूज करते हुए एक बहुत ही बड़ा अटैक करता है जिससे हंड्रेड्स ऑफ डीमंस मरते हैं। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है 2 दिन बाद, जहां हम देखते हैं कि यूजिन के फादर को 2 दिन बाद होश आया है और हमें पता चलता है कि ये भी इटर्नल स्लंबर से इफेक्टेड हो चुके हैं और कोई पता नहीं है कि कब ये गहरी नींद में सो जाएंगे। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कोस्ट ऑफ जापान का एक आइलैंड, जहाँ पे एक जिंदा आंट सेफली लैंड कर चुकी है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिन्वू को, जो कि डीमंस कैसल में था। अब जिन्वू यहाँ पे एक प्लान बनाता है और वो अपने सोल्जर्स को 6 डिफरेंट टीम्स में डिवाइड करता है, जो कि थी टीम टस्क, टीम इग्रिस, टीम आयरन, टीम टैंक, और बाकी की 2 टीम्स को हाई ओक्स में डिवाइड किया गया था। अब जिन्वू यहाँ पर अपने सोल्जर्स को 2 टास्क देता है। पहला, उन्हें अलग अलग जाना है और रास्ते में आने वाले हर एक दुश्मन को मारना है। दूसरा, उन्हें जब भी नेक्स्ट फ्लोर के लिए एंट्री के लिए परमिट मिले तो उन्हें सीधा आके जिन्वू को बताना है। लेकिन तभी हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि टीम्स में हंटिंग करने से जिन्वू को बहुत फायदा हुआ है। जिन्वू के लेवल्स तो बड़े ही हैं, लेकिन उसके सोल्जर्स के लेवल्स उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जिन्वू 80th फ्लोर पे है और उसे इस फ्लोर पे आए हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उसे नेक्स्ट फ्लोर का परमिट नहीं मिला है, जिसका मतलब है कि इस फ्लोर पर थोड़े स्ट्रॉन्ग एनिमीज हैं, जिन्हें मारने के लिए उसके शैडो सोल्जर्स को थोड़ी मुश्किलात हो रही हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन्वू का माना इंसेन रेट पे कम हुआ है, जिसका मतलब है कि कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमी उसके सोल्जर्स को मार रहा है। लेकिन तभी जिन्वू का माना और 1000 पॉइंट्स कम हो जाता है और मजबूरन जिन्वू को अपने सोल्जर्स को वापस बुलाना पड़ता है। और तभी हमें अगला दिन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि इन एनिमीज के पास प्रॉपर इंटेलिजेंस थी। वो खुद जिन्वू के वीक सोल्जर्स को ढूंढ के उन्हें मार रहे थे, और अगर वो इसी फॉर्मेट में मूव करेंगे तो उनका नेक्स्ट टारगेट होगा टीम टैंक। और इस बार जिन्वू खुद टीम टैंक के साथ जाता है अपने स्टेल्थ मोड में, और जिन्वू का प्लान काम भी करता है और वो एनिमीज वहाँ पे आ भी जाते हैं। अब ये इन टोटल 4 एनिमीज थे, जिनमें से 3 डीमन नाइट्स थे और एक इनका लीडर था। लेकिन तभी जिन्वू अपना स्टेल्थ मोड ऑफ करता है और एक एक करके उन तीनों नाइट्स को मारता है, और ये चीज देख के उन नाइट्स के लीडर की आंखों में डर, फियर नजर आ रहा था। लेकिन तभी जिन्वू नाइट्स के लीडर के पास जाता है और उससे कहता है कि हमेशा से मैं सोचता था कि क्या एक मॉन्स्टर भी डर को महसूस कर सकता है, क्या उसकी आंखों में भी डर नजर आ सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरा जवाब मिल चुका है। And that's where the episode 12 of season 2 and the actual season 2 of Solo Leveling ends. At the end of the video मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज।